Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hi dear students, a very warm and pleasant good morning to all of you and good evening also. This is उषाकर मिश्रा। हम लोग बात कर चुके थे 2 लेक्चर में सेल और सेल डिवीजन के बारे में। आज हम लोग 3rd लेक्चर स्टार्ट करेंगे जहां हम लोग आज बात करेंगे टिश्यू के बारे में। ठीक है, सबसे पहला बात है टिश्यू होता क्या है, व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू का डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ सेल। इस डेफिनेशन में एक शब्द बहुत दिक्कत करता है कि अगर ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू है सर, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैलस। कैलस क्या, बिहार एमटीएससी में एक बार क्वेश्चन है कि कैलस क्या होता है। तो जरा यहां ध्यान दो, कोई भी लाइफ स्टार्ट होता है, द फर्स्ट सेल वाज द जाइगोट। जाइगोट में जब जब जाइगोट में डिवीजन होता है तो ये ग्रुप ऑफ सेल बनाता है। ठीक है, और इस ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, इस ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं जो डिवाइड कर रहा है, इससे बनता है एम्ब्रियो, EM। दिस इज नोन एज एम्ब्रियो। ठीक है, और जब ये तो बात ठीक है जब डिवीजन सेल से बना, लेकिन अगर ऐसा सेल हो जो अगर एक कोई सेल है, इससे हम लगातार डिवाइड करके कई सारे सेल्स का गुच्छा बना ले, दिस इज कैलस। इसीलिए इस डेफिनेशन को फिर आगे हम लोग को समझना होगा। टिश्यू कैन बी सिमिलर और डिफरेंट, सेल कैन बी सिमिलर और डिफरेंट इन व्हाट फंक्शन। इसका सेम हो भी सकता है, डिफरेंट फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये अराइज कहां से करेंगे, एक सिमिलर स्ट्रक्चर से अराइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे पहले एटम्स होता है, एटम्स से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स से क्या बनते हैं बाबू, बोलो। एटम्स मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स से क्या बने, बायोमॉलिक्यूल्स बने या मैक्रोमॉलिक्यूल्स बने। इससे क्या बना, सेल। और सेल के गुच्छे को हम क्या कह रहे हैं, या सेल के ग्रुप्स को क्या कह रहे हैं, टिश्यू। तो अब टिश्यू के बाद क्या बनेगा, आज हम लोग जब टिश्यू पढ़ लेंगे तब हम लोग समझेंगे कि ऑर्गेन कैसे बने, और ऑर्गेन के गुच्छे से क्या बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम, और उससे ऑर्गेनिज्म। तो वही चीज यहाँ है, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू मेक एन ऑर्गन। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। सबसे पहले जो एनिमल टिश्यू वर्ड था वो कॉइन किए थे बाइचेट नाम के एक साइंटिस्ट ने, और एन ग्रू नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, प्लांट टिश्यू को टर्न आउट किया था। इज इट क्लियर फॉर यू। ठीक है, टिश्यू के स्टडी को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टो मतलब होता है टिश्यू और लोगस मतलब होता है टू स्टडी, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी वर्ड जो है ये दिए थे मेयर सर। ओके, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है बाइचेट। ये सारी बातें आपके क्लास 9 के एनसीईआरटी में डिस्कस आउट थोड़ा बहुत किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मेरी बात, आगे बढ़े। अब अगर आप देखोगे तो टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू, द फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू, और सेकेंड जो होता है वो होता है एनिमल टिश्यू। किसका क्वेश्चन है, शिवानी आपने पूछा टिश्यू और कैलस का डिफरेंस। देखो बाबू, टिश्यू जो होगा उसका ओरिजिन जो है वो सेम होगा, फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। लेकिन कैलस क्या होगा, ये डिवाइडिंग सेल्स तो होंगे, सेल के गुच्छे होंगे, लेकिन इसका ओरिजिन सेम हो, ये डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात। और हो सकता है कि इसका फंक्शन भी डिफरेंट ना हो, सेम हो। ठीक है, कैलस से कभी ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा, टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मेनली कंसंट्रेटेड होंगे कहाँ, प्लांट टिश्यू पे। एक और बात आज के लेक्चर के लिए हम क्लियर कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि आज हम लोग क्वेश्चन जो है वो एक ही बार लास्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर में आप लोगों को मैं चाहता हूं कि पहले पूरा का पूरा टिश्यू को रिफ्रेश आउट कर दूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, या डिवीजन करने वाले सेल के बेसिस पे प्लांट टिश्यू 2 तरह का होता है। एक मेस्मेटिक टिश्यू कहलाता है और दूसरा को क्या कहते हैं हम लोग, परमानेंट टिश्यू।
यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे टिश्यू को कहते हैं जिसका सेल क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, और परमानेंट टिश्यू वैसे टिश्यू को कहते हैं जिसका सेल डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर फॉर यू ऑल? अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अक्रेंस के आधार पे, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरे हम लोग पढ़ेंगे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और सेम फंक्शन वाले टिश्यू हो या डिफरेंट फंक्शन वाले टिश्यू हैं, इस आधार पे परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? सिंपल परमानेंट टिश्यू आप लोग फर्दर पढ़ोगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरह का होगा। द फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिस्कशन जानकारी पहले से ही जानते हैं। ठीक है, हम लोग आज फिर भी इसको एक बार डिस्कस आउट करेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये एक किसी स्टेम का, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम। ये किसी एक डाइकॉट स्टेम का क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे क्या होता है ये देखो, अगर ये मेरा जो पेन है इसको मैं क्या करूं, हॉरिजॉन्टली कट करूं यहां से, ठीक है, बट ठीक है, ग्राउंड से 180 डिग्री बनाते हुए कट करें तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर ये कोई स्टेम है डियर स्टूडेंट और इसको हम यहाँ से क्या करें, कट करें, तो ये जो कटिंग होगा इससे जो स्लाइड बनेंगे, इससे जो सेक्शन बनेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। और हमने क्या लिया है, एक डाइकॉट स्टेम लिया। तो जब डाइकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन देखा जाता है तो एक्चुअली ये ट्रांसवर्स सेक्शन कुछ इसी तरह का दिखता है, यानी कैसा, सर्कुलर होगा इन नेचर, और इसमें कई सारे लेयर होंगे। जैसे सबसे पहला लेयर जो होता है दैट इज ऑफ एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस का लेयर होता है, और उसके बाद कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस का लेयर आता है, ठीक है, उसके बाद पेरिसाइकिल। ये सब क्या होता है, ये सब चीज हम लोग जब इस साइड वाले फिगर को डिस्कस करेंगे, मतलब जब एक सेक्टर को डिस्कस करेंगे तो हम लोग ये चीज को डिस्कस करेंगे। और पेरिसाइकिल के बाद ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली नोन एज वेस्कुलर बंडल। यहाँ साइड हम लोगों ने लिखा है दैट इज कंप्लीटली नोन एज वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में तीन चीज होते हैं, एक फ्लोएम, दूसरा जाइलम और तीसरा कैम्बियम। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है, पोरस स्ट्रक्चर है, दैट इज जाइलम। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज कैम्बियम, जो वुड बनाने के लिए जाइलम और फ्लोएम के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दिस इज योर व्हाट, फ्लोएम। क्लियर है यहां तक मेरी बात? उसके बाद दो वेस्कुलर बंडल में जो ये जगह रहा, दिख रहा है, दो वेस्कुलर बंडल में जो जगह बच जाता है, इसी जगह को हम लोग क्या करते हैं, इसी जगह को हम लोग कहते हैं मेडुलरी वेन। इज इट ओके? अब मेरे को समझना है एक सेक्टर, यानी मैंने इतने दूर के सेक्शन को क्या किया, यहाँ जूम आउट करके देखा कि इसके सेल्स कैसे होते हैं। तो आप देखो, तो वो देखो सबसे पहला चीज जो होता है दैट इज ट्राइको, स्टेम हेयर होता है। कोई स्टेम पे क्या होता है, स्टेम हेयर होते हैं। ट्राइकोम्स का नेचर कैसा, देखो बहुत सारे सेल से बना हुआ है। तो ट्राइकोम का पहला स्ट्रक्चर हम लोगों को पता चला, दिस इज मल्टी सेलुलर इन नेचर। कैसा है, मल्टी सेलुलर इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद क्यूटिकल का एक लेयर है, दिख रहा है, एक ब्लैक कलर का क्यूटिकल का लेयर है। ये क्यूटिकल का लेयर इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये वैक्सीन इन नेचर होता है, ठीक है। उसके बाद एपिडर्मिस जो है, ये कैसे लेयर है, ये यूनी लेयर है। यूनी लेयर कहने का मतलब है बाबू, यहाँ एक ही लेयर किसका है, एपिडर्मिस का है, ओके। एपिडर्मिस जो होते हैं किसी सेल्स में, किसी प्लांट ग्रुप में पैरेन्काइमेटस इन नेचर होते हैं। फिर क्या होता है पैरेन्काइमा, हम लोग डिस्कस आज करेंगे। उसके बाद दिस रीजन इज कंप्लीटली नोन एज हाइपोडर्मिस। कह तो रहे हैं हाइपोडर्मिस है ये, लेकिन आप एक्चुअली में फिगर ही देख रहे हो कि एक हाइपोडर्मिस का लेयर कैसा है, काफी सारे सेल्स से भरे हुए हैं। एपिडर्मिस का लेयर जहां रेडिश इन कलर है, वहीं हाइपोडर्मिस का लेयर ग्रीन कलर है।
क्यों? क्योंकि यहाँ कॉलेनकाइमा प्रेजेंट है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स प्रेजेंट हैं। यही वो रीजन है जहां फोटोसिंथेसिस ग्रीन स्टेम में होगा। ठीक है, उसके बाद डेड सेल्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉर्टेक्स, और अब प्रेजेंट होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस भी एपिडर्मिस के तरह कैसा है, एक लेयर, देख लो सिंगल लेयर गया है, दैट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर ये जो रीजन है रेड कलर के, दैट आर नोन एज पेरिसाइकिल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्लोएम है पहले, फिर कैम्बियम है, और फिर क्या है, जाइलम। ध्यान दोगे, दिस इज जाइलम। यही कैम्बियम रिंग जो, ये जो कैम्बियम है, ये आपस में डिवाइड करके क्या बनाते हैं, दोनों चीज बनाते हैं, जाइलम भी और फ्लोएम भी। ओके, दिस इज योर मेडुलरी रे। ये जो रीजन है, यहाँ जो सेल है, ये मेडुलरी रे के होंगे, और ये जो कंप्लीट इंटरसेलुलर सेल है, इसको हम लोग पिथ कहते हैं। पेरीसाइकिल के साथ एंडोडर्मिस से लेके पेरीसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, ठीक है, ये सारे रीजन को हम लोग कहते हैं प्लांट स्टीली। ये प्लांट का क्या है, स्टीली पार्ट है। स्टीली कहने का मतलब ये प्लांट को मजबूती देने के लिए है। ये जाइलम फ्लोएम के अरेंजमेंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है सभी को? नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा प्लांट टिश्यू में सबसे पहला क्या था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होता है, ये सेल डिवीजन इसमें कंटिन्यू करेगा। मेन पॉइंट हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन कंटिन्यू रहेगा। ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू कहने का मतलब यहाँ सेलों का गुच्छा तो होगा, लेकिन ये बात वो नहीं डिटरमाइन कर पाएगा कि ये गुच्छा आगे चलकर क्या बनेगा। बाद में इसमें डिफरेंशिएशन होकर ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है, यहाँ जो प्लांट जनरली प्रेजेंट होते हैं, ये कई जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे टिप ऑफ द रूट और स्टेम। दो या तो टिप पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। इस आधार पे, यानी अक्रेंस के आधार पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह का होता है। सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आप डायग्राम में देख रहे हो। अगर ये एक किसी प्लांट का क्या स्ट्रक्चर है, जिसके एपिकल रीजन में क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये ग्रीनिश लेयर दिख रहा है, ये प्रेजेंट है, ऐसे टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे टिश्यू को हम लोग एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। इस टिश्यू का काम क्या होता बाबू, इलॉन्गेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम या इलॉन्गेशन ऑफ प्लांट। दूसरा जो टिश्यू है वो इंटरकैलरी टिश्यू है। इंटरकैलरी टिश्यू जो होते हैं वो हर जगह, देखो यहाँ भी ब्रांचेस है, ब्रांचेस के पास प्रेजेंट है, यहाँ भी ब्रांचेस में प्रेजेंट है, यहाँ भी ब्रांचेस में प्रेजेंट है। यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और तीसरा जो मेरिस्टेम है दैट इज लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम जो है ये लैटरल साइड ऑफ द प्लांट, दिस इज द लैटरल साइड ऑफ द प्लांट। यहाँ ये क्या है, प्रेजेंट है, और ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है, ये रिस्पॉन्सिबल गर्थ इंक्रीज के लिए होता है। पेड़ के जो ट्रंक होते हैं, जो तना होता है, उसको ये मोटापा देगा, उसका क्या करेगा, उसका गर्थ इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? यही बात है, एपिकल मेरिस्टेम जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कहां कहां लोकेटेड होगा, टिप ऑफ द स्टेम एंड सूट टिप। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इलॉन्गेशन में इसका हेल्प होगा। तीसरा, ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। कोई भी जड़, कोई भी मिट्टी में आप क्या करो, किसी सीड को डालो, सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम ही निकलता है, और वो क्या करता है, राइज करता है पिम्यूल के बाद। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म मतलब पहला जो लेयर होता है, इससे चल के आगे बहुत सारे लेयर डिफरेंशिएट होते हैं। जैसे आउटर डर्मल लेयर को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आउटर है तो ईपी, और डर्मल है तो डर्मल के लिए डर्मिस। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। लैटरल मेरिस्टेम, ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन या सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी एक कोई प्लांट ऐसा है, मतलब थिन है, यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो हो सकता है 1-2 साल में यहाँ लैटरल एक्सपेंशन हो जाएगा, किसका, प्लांट का।
यानी इसका गर्थ क्या होगा, कंप्लीटली इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये दो तरह के हो सकते हैं, ये दो होते हैं, जैसे वेस्कुलर मेरिस्टेम या कैम्बियम, और दूसरा कहते हैं हम लोग कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर मेरिस्टेम जो होते हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ को इन्वॉल्व करते हैं या सेकेंडरी टिश्यू है, मतलब प्लांट जब बड़ा हो जाएगा तब जाके इसमें इलोंगेशन होगा, एक्सटेंशन होगा, किस चीज का, हॉरिजॉन्टली। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होगा। दो तरह के कैम्बियम होते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहला, अगर ये कोई एक वेस्कुलर बंडल है, दिस इज योर फ्लोएम, दिस इज योर जाइलम, अगर यहाँ कैम्बियम प्रेजेंट है, यानी एक वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम के बीच अगर क्या प्रेजेंट हो, कैम्बियम प्रेजेंट हो, वैसे कैम्बियम को हम लोग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और अगर दो ऐसा कैम्बियम मैं बना दूं जिसमें एक तरफ फ्लोएम हो, एक तरफ जाइलम हो और बीच में कैम्बियम हो, और इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्टेड क्या हो, एक और कैम्बियम अराइज कर जाए, ऐसे कैम्बियम को हम लोग इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। ओके, ये कैम्बियम जो है सेकेंडरी ग्रोथ यानी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम लोगों को जो दूसरा लेटरल मेरिस्टेम पढ़ना है, दैट इज कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम भी फ्लोएम एरिया के आगे होता है, बियॉन्ड होता है, और ये कॉर्की लेयर डेवलप करता है। एक बात याद रखना, जो प्लांट का कॉर्क होता है, यानी बहुत सारे आप बॉटल में देखोगे कॉर्क लगा हुआ होता है, वो इसी कॉर्क कैम्बियम का ही प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो मेरिस्टेम पढ़ना है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैंने पहले ही इसका डिस्कशन करा है कि ये जो होते हैं मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं। मोनोकॉट में इसलिए ये जब एब्सेंट होते हैं तो आप देखोगे धान हो, गेहूं हो, घास हो या बैम्बू हो, उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन नहीं होगा, वहां पे वर्टिकल ग्रोथ होगा। लंबे होंगे लेकिन उनमें गर्थ इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, ये यही है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उल्टा बोल दी क्या, हाँ, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है, सॉरी, ये जब भी प्रेजेंट होगा ये तुम्हारे कहाँ पे हो गए, नोडल जोन में प्रेजेंट होंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जब भी होगा ये नोडल जोन में प्रेजेंट होगा। जैसे आप लोग फर्स्ट फिगर जरा याद करोगे डियर स्टूडेंट, कहाँ गया फर्स्ट फिगर, दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नोड है ना, हाँ, जहां से ब्रांचेस राइज करेगा वहां जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, वैसे मेरिस्टेम को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे मेरिस्टेम को हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहेंगे। ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं ये दोनों चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ के लिए भी और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी। प्राइमरी ग्रोथ कहने का मतलब उसका लेंथ भी इंक्रीज करेगा और उसका गर्थ भी इंक्रीज करेगा, उसका एरिया भी इंक्रीज करेगा। आम के पेड़ हैवी ब्रांचेस होते हैं क्योंकि वहाँ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। एक बात और याद रखोगे, जो लैटरल मेरिस्टेम होता है जो गर्थ के एक्सपेंशन के लिए है, वो मोनोकॉट में धान, गेहूं, मकई, ग्रासेस इस सारे में एब्सेंट होंगे, इसलिए मोनोकॉट का पेड़ जो होता है वो पतला होता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई क्वेश्चन हो किसी को पूछना? नाउ मूव टू द परमानेंट टिश्यू। हम लोग पहले इस बात को जान चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि परमानेंट टिश्यू वैसे टिश्यू को कहेंगे जिसके पास सेल डिवीजन करने की पावर नहीं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे वो आगे चल के क्या बनेंगे, परमानेंट टिश्यू बनेंगे जब उसमें डिवाइडिंग पावर लेस हो जाएगा। दूसरी बात, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। जो सबसे पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, जिसके कॉमन ऑरिजिन होंगे एंड कॉमन फंक्शन होगा। इसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। ओके, ये तीन तरह के आप लोगों को पढ़ना था क्लास 9th में। द फर्स्ट वाज द पैरेन्काइमा, सेकंड वाज द कॉलेनकाइमा एंड थर्ड वाज द स्क्लेरेन्काइमा। आपको याद होगा कि पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा कैसे थे, लिविंग इन नेचर थे, जबकि स्क्लेरेन्काइमा कैसे थे, डेड इन नेचर थे। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ? अब बात हम लोग पैरेन्काइमा की करते हैं। पैरेन्काइमा वो जो
शब्द है वो एक ग्रीक लेटर वर्ड से आया, दो ग्रीक लेटर वर्ड से आया, जिसमें शायद पहला वर्ड पैरन है जिसका मतलब डिसाइड होता है, और काइम मतलब होता है पॉर। यानी पैरेन्काइमा जो होते हैं ये मोस्ट स्पेशलाइज्ड प्रिमिटिव टिश्यू है। स्पेशल कैरेक्टर इसमें बहुत सारा है, लेकिन ये कैसे हैं, प्रिमिटिव टिश्यू है, बहुत पुराने जमाने के टिश्यू हैं। ठीक है, ये इनके सेल जो होंगे ये थिन वॉल्ड होंगे, थिन वॉल्ड सेल होंगे। और दूसरा बात, इनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस कहने का मतलब है कि दो सेलों के बीच जो दूरी होगी सो इसमें न के बराबर होगा। देख रहे हो, दो पैरेन्काइमा सेल्स है, यहाँ पे क्या है, इंट्रा सेलुलर स्पेस दिखता है थोड़ा सा। दूसरा, इनके सेल वॉल बने हुए होंगे किससे, सेलुलोज से। ये बात तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लांट सेल है, तो इसका सेल वॉल बना हुआ किससे होगा, सेलुलोज से। दूसरा, सारे के सारे पैरेन्काइमा जो होंगे वो आइसोडायमेट्रिक होंगे। आइसोडायमेट्रिक कहने का मतलब, अगर इस सेल, दो सेल हैं और दोनों सेल में मैं ये देखूं दोनों का साइड, लेट सपोज इसका 1 सेंटीमीटर डायमीटर है और इसका भी तब कैसा होगा, 1 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है, तो वैसे सेल को हम लोग कहेंगे आइसोडायमेट्रिक सेल। आइसोडायमेट्रिक सेल्स करने का मतलब इक्वल इन इक्वल साइज्ड सेल। दूसरा बात, ये स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल इन शेप भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को देखना है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका ऐसा नहीं है अकरेंस कि हाँ भाई हम पर्टिकुलर ऑर्गन में होंगे ना, ये बहुत जगह हो सकता है। ये फ्लावर में भी होते हैं, रूट में भी होते हैं, स्टेम में भी होते हैं, लीफ में भी होते हैं और फ्रूट में भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादातर कहाँ पाया जाएगा, कॉर्टेक्स में, एपिडर्मिस में, पिथ में और मेसोफिल्स ऑफ द लीफ में। ये सारे आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का या पर्टिकुलर लेयर का नाम दे दे और पूछ दे कि बच्चा बताओ इसमें किस तरह के टिश्यू प्रेजेंट होंगे या इस टिश्यू का क्या कैरेक्टर है। जैसे मैं ही एक क्वेश्चन अभी आपको ऑरली देता हूँ कि डियर स्टूडेंट आप बताओ कि मोनोकॉट प्लांट्स में क्या ऐसा टिश्यू है या कौन सा ऐसा टिश्यू है जो एब्सेंट है जिसके कारण सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। पहला ऑप्शन अगर हम देते हैं एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा ऑप्शन देते हैं लैटरल मेरिस्टेम, तीसरा ऑप्शन हम देते हैं इंटरकैली मेरिस्टेम और चौथा ऑप्शन देते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या हो जाएगा, आंसर दो बच्चे। सही बात बोले अभिषेक कि बी होगा, दैट इज लैटरल मेरिस्टेम, क्योंकि लैटरल मेरिस्टेम जो होता है वही सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनटीएससी के सिलेबस में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन होते हैं ये वेरी इजी आएंगे आपको। इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा घूमना नहीं है, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा, टू द पॉइंट आंसर करिए और स्कोर करके अगले क्वेश्चन की तरफ आप फॉरवर्ड हो जाए। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है, ये एसिमिलेशन एंड स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड करता है। यानी जहां कहीं भी फूड का स्टोरेज होगा वहां पे क्या होंगे, पैरेन्काइमा के सेल्स जरूर प्रेजेंट होंगे। दूसरा, ये स्टोर करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे कि गम, रेजिन या अदर इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा। ये आपके एलएस सेक्शन है, एक पर्टिकुलर सेल्स को दिखाया जा रहा है जहां इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, और दूसरा स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हो कि इसके सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं। द फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ दो सेल के बीच में जो लेयर है दैट इज मिडिल लैमेला, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, और एक लार्ज सेंट्रल क्या है, एज अ टिपिकल प्लांट सेल ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट है, और दो सेलों के बीच में यहाँ आपको इंटरसेलुलर स्पेस भी दिख रहा है। दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, और इन दोनों के बीच में क्या है, मिडिल लैमेला है। इस स्ट्रक्चर में, इस डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत? अब कुछ स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा, जैसे सबसे पहला पैरेन्काइमा हो जो स्पेशलाइज हुआ दैट इज क्लोरेन्काइमा। अब आप लोग बताओगे बच्चे, क्लोरीन वर्ड का मतलब क्या होता है? क्लोरीन वर्ड जो आया है वो क्लोरोप्लास्ट से या क्लोरोसेल से आया है, यानी ये ऐसे पैरेन्काइमा होंगे
जिसमें क्लोरोप्लास्ट का या क्लोरोफिल का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, यानी ये लीफ के मेसोफिल सेल्स में पाए जाएंगे जहां इनको फोटोसिंथेसिस कराना है या करना है। दूसरा जो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा है दैट इज एरेन्काइमा। एरेन्काइमा ऐसे स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस टिश्यू है जिसमें एयर सैक प्रेजेंट होता है। एयर सैक प्रेजेंट होने के कारण ये जो है ये हाइड्रोफाइट्स यानी पानी जलीय पौधे में पाए जाते हैं और ये बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। बॉयंसी प्रोवाइड करेंगे तो वो जलीय पौधे उसमें डूबेंगे नहीं, जैसे आप इकॉर्निया में देखते हो। कभी गंगा नदी में जाओगे तो ऊपर में एक पेड़ क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है, दैट इज इकॉर्नी। उसमें वो फ्लोट इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पे एरेन्काइमा या एरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट। नेक्स्ट इज ट्रांसफर सेल। ट्रांसफर सेल्स क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं कहां तक, शॉर्ट डिस्टेंस में, किस चीज का, सॉल्यूट का, बिटवीन सेल्स। ठीक है, नाउ मूव टू द सेकेंड सेल, सेकेंड टिश्यू दैट इज कॉलेनकाइमा। कभी कंफ्यूज मत करना कि क्लोरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा एक होता है। क्लोरेनकाइमा एक दूसरे टाइप्स का क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और क्लोरेनकाइमा जो है ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। क्लोरेनकाइमा दो शब्दों से आया, द फर्स्ट वन इज क्लोरेन जिसका मतलब गम होता है, एंड सेकेंड वर्ड दैट इज इनकाइमा, इसका मतलब इन्फ्यूजन होता है। यानी ये जो टिश्यू होंगे इसके वॉल कैसे होंगे, इनर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसके वॉल आपको दिखेंगे, यहाँ पे वॉल जो है काफी थिक हो चुका है। इसके वॉल जब थिक हो गए तो इंट्रासेलुलर स्पेस को ये क्या किया, इन्होंने इंट्रासेलुलर स्पेस को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, यानी यहाँ इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होंगे। दूसरा चीज, यहाँ जब इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होगा, यहाँ जब थिकनिंग हो गया, गम लाइक स्ट्रक्चर है, तो यही वो टिश्यू है जो बेंडिंग ऑफ द लीफ, जब आप पत्ती को लिवाते हो तो वो जो टिश्यू में इलास्टिसिटी आता है, वो टिश्यू इलास्टिसिटी सिर्फ और सिर्फ क्लोरेनकाइमा के कारण ही शो कर पाता है। ठीक है, उसी तरह से आप किसी ब्रांच को बेंड करते हो, दैट इज आल्सो बेंड ड्यू टू कॉलेनकाइमा। इसके भी सेल्स जो होंगे वो थिन वॉल्ड होंगे, लेकिन थिकनिंग ऑफ सेलुलोज यहाँ पाया जाएगा, और उसके साथ साथ पैक्टीन, यानी सेलुलोज और पैक्टीन का लेयर आप यहाँ देखोगे क्या होगा, डिपॉजिटेड होंगे। आप यहाँ देख रहे हो डिपॉजिशन है, यहाँ देख रहे हो गम लाइक स्ट्रक्चर एकदम, यहाँ इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है, थिकनिंग प्रेजेंट है। किस चीज का ये थिकनिंग है, यहाँ पे सेलुलोज का और पैक्टीन का क्या है, थिकनिंग प्रेजेंट है। दूसरी बात, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, वही बात जो मैंने कहा कि ये लचीलापन किसी भी प्लांट को प्रोवाइड करेगा, यानी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर, डोंट हैव इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, क्योंकि यहाँ पे जब थिकनिंग हो गया है, गम लाइक डिपोजिशन हो गया है, तो यहाँ किसी तरह का इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होंगे। नाउ मूव टू द, ये एब्सेंट होगा मोनोकॉट में और इन रूट्स। ये आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि मोनोकॉट रूट्स या लीफ, मोनोकॉट में और रूट में कौन सा टिश्यू एब्सेंट होता है, दैट टिश्यू इज कॉलेनकाइमा। The function of parenchyma, the first function of parenchyma is supporting tissue है, इलास्टिसिटी दे रहा है, इसीलिए क्या है, सपोर्टिंग टिश्यू है। यानी कॉलेनकाइमा में मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ा होता है, ये प्लांट को थोड़ी सपोर्टरी यानी थोड़ी मजबूती प्रोवाइड करता है। दूसरा, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, इलास्टिसिटी एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, कोई बड़ी बात नहीं थी। तीसरा, इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग शुगर एंड स्टोर इट एज स्टार्च, क्योंकि यहाँ क्लोरोप्लास्ट होंगे, ये हैवी क्लोरोप्लास्ट होंगे, बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, और साथ ही साथ उसका एसिमुलेशन होगा स्टार्च के रूप में। तीसरा, इट प्रेजेंट इन द मार्जिन ऑफ लीफ एंड रेसिस्ट टीयरिंग और इफेक्ट ऑफ द विंड। जब हवा तेज चलता है तो पत्तियों को फटने से बचाने के लिए वहां जो इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, वो यही कॉलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेनकाइमा। यहाँ पे इंड वॉल, यहाँ ये इंड किया, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल जो क्या है, थिक्ड है, कहाँ पे, कॉर्नर पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंट्रल
लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है जैसे साइटोप्लाज्म, और इंट्रासेलुलर स्पेस यहाँ पे बहुत कम होता है। ओके, ये जो थिकनिंग था, दिस थिकनिंग ऑफ व्हाट, पेक्टिन प्लस सेलुलोज। ओके, कैन आई मूव फॉरवर्ड, यस और नो? Now move to the third, that is sclerenchyma. या इससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे कराना चाहूँ, फिर इसको मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, आप इस 3 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, द फर्स्ट क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। आप इस 2 क्वेश्चन का आंसर करो डिस्ट्रेंट। सबसे पहले आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करोगे। मेसेमेटिक टिश्यू रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ट्री ट्रंक इज ए बी सी डी, कौन सा? कौन बता रहा है? सभी का बहुत स्टूडेंट दिया है, इसका मतलब दे आर टेंटेटिव टू दिस क्लास। अच्छा लगा सुन के, सही आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, बाकी तीनों का भी आंसर आप लोग कर दो। सबसे पहला है इंटरकैलियम मेरिस्टेम, ये कहाँ होंगे? ये जब भी प्रेजेंट होगा कहाँ होगा? नोडल रीजन में प्रेजेंट होगा। दूसरा एपिकल मेरिस्टेम है, ये जो होगा ये टिप पे प्रेजेंट होगा और क्या करेंगे? एपेक्स के ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होंगे। 4 का डी बिल्कुल सही है, एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीज इन लीफ, यही हम लोगों ने ये डिस्कस किया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा भी 2 ग्रीक वर्ड से आया है। द फर्स्ट वन इज स्क्लेरेन एंड सेकंड वन इज काइमा। काइमा मतलब होता है इन्फ्यूजन और स्क्लेरेन मतलब होता है हार्ट। ये डेड सेल होते हैं, ये थिक वॉल्ड होंगे, डेड सेल होंगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ये 2 शब्द हमेशा याद रखना कि स्क्लेरेंकाइमा में लिग्निन प्रेजेंट होगा और कोलेनकाइमा में पैक्टिन प्रेजेंट होगा और पैरेन्काइमा में सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज प्रेजेंट होगा। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद लिग्निन डिपोजिशन जो है ये इस सेल को, ये इस टिश्यू को इतना हार्ड, स्ट्रॉन्ग और रिजिड बना देता है जिसके कारण ये जो है कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, लिग्निन जो है ये इम्पर्मिएबल होता है वाटर के, यानी जहां लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा वहां से पानी क्रॉस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो होता है स्क्लेरेंकाइमा आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस, यानी यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस कहीं भी प्रेजेंट नहीं होगा। और ये जब इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होगा तो ये हेक्सागोनल शेप, यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रूप में क्या रहेगा? अरेंज आपको अपीयर होगा। दिस इज हेक्सागोनल नेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द सेल आर सीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ लैमिला, यानी यहाँ पे जो सेल्स होंगे ये लैमिला के हेल्प से क्या होंगे? डिपॉजिटेड होंगे और उसके बाद मिडिल लैमिला जो है यहाँ ये एडजेसेंट साइड से एडजॉइन रहेंगे, जुटे रहेंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, स्क्लेरेंकाइमा जो होते हैं ये हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकिल, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कभी कभार इंडोकार्प ऑफ आलमंड, ये सब एग्जांपल आप हमेशा याद रखोगे। इंडोकार्प ऑफ आलमंड और कोकोनट में भी इसकी प्रेजेंस होती है। ओके, 2 तरह के स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज फाइबर एंड द सेकंड स्ट्रक्चर इज स्क्लेरेट। स्क्लेरेट्स जो होते हैं ये छोटे होते हैं और ये स्टोन सेल जैसे होते हैं, इसीलिए इसको स्टोनी सेल भी या स्टोनी टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, और जो फाइबर्स हैं ये थ्रेड लाइक होते हैं, ये हेयर लाइक लॉन्ग इलोंगेटेड होते हैं स्ट्रक्चर, और यहाँ पे पिट प्रेजेंट होता है। ये जो देख रहे हो दीस आर पिट, यानी यहाँ पे गड्ढे, यहाँ पे छेद प्रेजेंट हो, यहाँ भी सिंपल पिट प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? सपोर्ट टू द प्लांट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, ये बात मैंने पहले कह दिया, यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ सेल्स
नहीं प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स के टाइप्स प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है दैट इज जाइलम। जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? वाटर कंडक्शन के लिए, कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, या इनऑर्गेनिक सॉल्यूट के साथ साथ इसी दोनों को आप मिलाते हो तो क्या कहते हो? सैप। बाय द हेल्प ऑफ रूट ये एब्जॉर्प्शन होता है। ये 4 सेल से बने हैं। द फर्स्ट इज जाइलम ट्रैकी, द सेकंड इज जाइलम वेसल्स, and the third one is xylem parenchyma, and the fourth one is xylem fiber। ठीक है, एक जाइलम का मेन स्ट्रक्चर जब आप कहीं सेक्शन करोगे तो यही स्ट्रक्चर आपको जाइलम का दिखता है। जब इसमें से एक एक स्ट्रक्चर को आप निकाल कर स्टडी करोगे, द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ट्रैकिड। ट्रैकिड जो होते हैं ये फ्लैटेड स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये पिट से भरे हुए हैं। देख लो गड्ढे इसमें, छेद इसमें है। दूसरा, यहाँ पे ये जो एरिया है सरफेस एरिया, अपर सरफेस एरिया, ये भी पिटेड है, क्योंकि ऊपर से जब इसका ज्वाइनिंग होगा दोनों पर इस तरह से तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा। वेसल्स, वेसल्स भी कैसे होते हैं? पिटेड स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि जाइलम पारेन्काइमा ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्मिक नेचर भी यहाँ शो करता है। दिस इज द लिविंग टिश्यू। ट्रैकेट्स और वेसल्स क्या है? डेड टिश्यू। स्कैलेंकाइमा क्या है? डेड टिश्यू। Moving to the third next tissue that is phloem। phloem का काम एक है, ये फूड कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जाइलम जो है ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है, फ्लोएम जो है ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है। यानी फ्लोएम पत्ते से भोजन लाकर भी जल को देगा और पत्ते से ऊपर ब्रांचेस में जाके फूड में भी स्टोर करेगा। जाइलम सिर्फ और सिर्फ पानी को ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम भी 4 तरह के सेल से बने हैं। द फर्स्ट इज कॉम्पेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो होते हैं ये लिविंग सेल होंगे और ये हमेशा सिव ट्यूब से, सिव सेल से एसोसिएटेड होंगे। ठीक है। दूसरा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, तीसरा होता है फ्लोएम फाइबर, और एक जो चौथा स्ट्रक्चर है दैट इज सिव ट्यूब। सिव ट्यूब के बारे में एक लाइन आप लोग हमेशा लिखोगे, दिस इज ई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास न्यूक्लियस अपना नहीं होता है, इसीलिए इसके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंपेनियन सेल दोस्ती करता है इससे। इसलिए कंपेनियन सेल और सिव ट्यूब एक दूसरे के हमेशा कहाँ होंगे? साथ साथ प्रेजेंट होंगे, जिसके कारण कंपेनियन सेल्स उसकी भी एक्टिविटी को, सिव ट्यूब की भी एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। ये फ्लोएम का एक ट्रांसवर्स सेक्शन है। इस ट्रांसवर्स सेक्शन में आप यहाँ सारे के सारे स्ट्रक्चर को देख सकते हो। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सिव ट्यूब। इस सिव ट्यूब से एसोसिएटेड, देखो यहाँ सिव ट्यूब है, इससे एसोसिएटेड क्या है? कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल के बाहर फ्लोएम पैरेन्काइमा और उसके बाद फ्लोएम ब्रैकेट्स। दिस इज फ्लोएम ब्रैकेट, मूवमेंट यहाँ होगा। ठीक है। दिस इज सीव प्लेट। सीव प्लेट मतलब ये जाली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर रहा है। इसी जालीनुमा स्ट्रक्चर को आप बहुत जगह पढ़ोगे। क्या चीज? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या पढ़ोगे? ओके डियर स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन और इस स्लाइड में बचा हुआ है, इस दोनों का आंसर आप लोग कर दो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ। कंपेनियन सेल किसके साथ एसोसिएशन शो करेगा? कंपेनियन सेल का हिंदी होता है सहयोगी कोशिका। तो ये किसी न किसी को क्या करेगा? सहयोग करेगा। यानी ये जब भी सहयोग करेगा तो सीव एलिमेंट को या सीव सेल्स को क्या करेंगे? इसके साथ एसोसिएट होके इसके फंक्शन को भी हेल्प आउट करेंगे। ठीक है। Now move to the third question. At maturity, which of following is enucleated structure? या तो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कंपेनियन सेल का बाबू होता है न्यूक्लियस, सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस जो है वो सीव सेल के भी न्यूक्लियस का काम करता है, उसकी भी एक्टिविटी को हेल्प करता है। ठीक है। प्लांट टिश्यू में किसी बच्चे को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है। थैंक यू। Well, good evening, students. Greetings from the platform of EduRise India. EduRise India, a national platform for online and offline teaching. Fine student.
I am delighted to be connected with you in offline and online both the modes. पिछले सेशंस में स्टूडेंट्स हमने सोशल साइंस के इम्पोर्टेंस को बताया था। उस इम्पोर्टेंस को बताने की वजह ये थी कि आप सोशल साइंसेस को अपनी पूरी टोटलिटी में देखें और समझें। स्टूडेंट्स, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के आप सभी एस्पिरेंट हैं। जैसा नाम से ही जाहिर होता है कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, यानी ये एग्जामिनेशन का ध्येय क्या है, इस एग्जामिनेशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आपके अंदर टैलेंट को पहचानना। तो टैलेंट की पहचान कैसे होगी? आप सवालों को कैसे समझते हैं, उस सवालों का जवाब कैसे देते हैं, यही आपकी टैलेंट की पहचान है। वेल स्टूडेंट, एक बार जब आप टैलेंटेड होते हैं तो ये टैलेंट हर एक काम में, हर एक तरीके में मैनिफेस्ट होता है, हर चीज में प्रकट होता है। वेल स्टूडेंट्स, सोशल साइंसेस न केवल आपको नॉलेज देता है, आपको अपने सोसाइटी के बारे में बताता है, आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में बताता है, आपको अपनी ज्योग्राफी के बारे में बताता है, आपको अपनी इकोनॉमी के बारे में बताता है और आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन स्टूडेंट भी बनाता है। आप सभी जानते हैं कि सोशल साइंसेस एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो क्यों ना ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम हो, स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम हो, एनटीएससी के अलावा स्टेट सिविल सर्विसेज की हो, नेशनल सिविल सर्विसेज यानी आईए यूपीएससी का एग्जाम हो, सभी जगह सोशल साइंसेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करता है। इसलिए आप पाएंगे कि जो लोग सोशल साइंसेज में साउंड होते हैं वो ज्यादा एनालिटिकल भी हो सकते हैं और उनके प्रोस्पेक्ट, उनकी संभावना बेहतर करने की अधिक हो जाती है। सो वेल स्टूडेंट, तो इसके पीछे है क्या? हम अपने इस सेशन से के जरिए आपके अंदर में वो नजरिया पैदा करना चाहते हैं, वो तरीका आपको देना चाहते हैं जिससे आप किसी भी क्वेश्चन की विवेचना कर सकें, किसी क्वेश्चन का जो मूल आत्मा है, मूल भाव है, उसको समझ सकें। अगर डेटा आपके पास कम भी है तो उस क्वेश्चन की समझ से उसका जो आंसर है वहां तक पहुंच सके, और ये जो आपके अंदर में टैलेंट विकसित होगा वो बहुत ही आपका परमानेंट असेट होगा और आपको हर एक काम में मदद पहुंचेगी। तो जैसे प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने किया था स्टूडेंट, हम क्वेश्चंस को लेते हैं और उस क्वेश्चन के जरिए उसकी हम लोग एनालिसिस करते हैं और आंसर तक आते हैं। तो फाइन, लेट्स मूव टू द क्वेश्चनर। वेल स्टूडेंट, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम सभी समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके आंसर्स दिए हुए हैं, इसको हम लोग समझते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज, इंडिपेंडेंट इंडिया यानी आजाद भारत। इंडिया की बात नहीं हो रही, इंडिया तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है। तो जब हम इंडिपेंडेंट इंडिया कहते हैं यानी वो इंडिया जो कि 1947 बाद का इंडिया है, वो इंडिपेंडेंट इंडिया है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया क्या है? अब देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या आता है। टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी, मिलियंस लोगों को गरीबी से निकालना। दूसरा क्या है? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल, राइट, ये भी है। तीसरा क्या है? टू इंक्रीज द नेशनल इनकम। और चौथा है नन ऑफ द अबव। वेल स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, ये जो तीन ऑप्शन हैं, सभी ऑप्शन अपनी अपनी जगह पर सही हैं, सभी फैक्ट हैं, सभी सच्चाई हैं, ये सारे आंसर अपनी जगह सच हैं। यानी कंट्री क्या चाहती है? सभी लोग अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार के अवसर लोगों को मुहैया करना चाहती है। हर एक कंट्री चाहता है, इंडिपेंडेंट इंडिया भी चाहता है। इंडिपेंडेंट इंडिया भी चाहता है कि नेशनल इनकम बढ़े, देश की आमद बढ़े, ये भी चाहता है। लेकिन सवाल है क्या? सवाल है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है बच्चों वो है टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी, गरीबी से लोगों को निजात दिलाना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको इंडिया की समझ हो रही है, इस कंट्री की इकोनॉमी की समझ हो रही है, एग्रीकल्चर की समझ हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट भी देना है, नेशनल इनकम भी बढ़ाना है। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बीच में जो सबसे बड़ी चुनौती कौन सी दिख रही है? गरीबी रेखा से नीचे ले जाना, ऊपर ले जाना, गरीबी से निकालना।
वेल स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम देखें, इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट। एक तो हुआ कि पॉलिटिकल आजादी मिल गई, राजनीतिक आजादी मिल गई, ब्रिटिशर्स जिनका शासन था वो चले गए, तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने देश को आजादी दी। वो आजादी क्या है? पॉलिटिकल आजादी है, राजनीतिक आजादी है। हम अपने खुद मुख्तार, हम अपने खुद मालिक तो बन बैठे, ये आजादी है। लेकिन असली आजादी क्या है, अब उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्या है? इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट, सच में आजाद होगा, ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ द इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। ह्यूमन सफरिंग यानी मानवीय परेशानियां जो होती हैं, जो सबसे गरीब आदमी है वो इससे निजात पा जाएगा, ह्यूमन सफरिंग से छुटकारा पा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट, ये कथन किनका है? ये किसी बड़े महापुरुष का कथन है। तो अब ये देखेंगे कि ये कथन किस महापुरुष का है। तो अब 4 नाम हमारे पास आते हैं। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सरदार पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं। चलिए, देशी राज्यों को जब अंग्रेज चले गए, अंग्रेज ने इंडिया को आजाद किया, तो उस आजादी के साथ देशी रियासतों को भी आजाद कर दिया। अब उनके पास विकल्प था कि इंडिया का विभाजन हो चुका था, पाकिस्तान बन चुका था और हिंदुस्तान, इंडिया बन चुका था। अब उन देशी रियासतों के पास 3 विकल्प थे, 3 रास्ते थे। पहला था इंडिया के साथ मिल जाए, दूसरा था पाकिस्तान के साथ मिल जाए, तीसरा था वो खुद का भी वजूद को कायम रख सके। तो अब ये देखिए, ये सरदार पटेल ने क्या किया? सरदार पटेल की बात चल रही थी, उन्होंने देशी रियासतों को भारत में विलय कराया। और आज जो आप इंडिया का विस्तार देखते हैं, भौगोलिक विस्तार देखते हैं, उसके पीछे एक बड़ी भूमिका सरदार पटेल की है, जो कि फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। अब आगे देखें, महात्मा गांधी और नन ऑफ दीस। तो सवाल क्या था बच्चों कि सवाल यह था कि इंडिया सच में तब आजाद माना जाएगा जब पुअरेस्ट ऑफ द इट्स पीपल, सबसे गरीब आदमी जो है, उसको भी छुटकारा मिल जाएगी परेशानियों से। तो ऐसा कथन कोई ऐसे व्यक्ति ने कहा है, तो उनका करेक्ट नाम, करेक्ट आंसर है बच्चों महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। तो ये आप देखिए, इस क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से न केवल आपने जाना कि महात्मा गांधी की सोच क्या थी, बल्कि ये भी जाना कि सरदार पटेल ने क्या किया था। अभी हमने चर्चा की, आजादी के बारे में चर्चा की। तो ये एक सवाल से हम लोगों ने कई उत्तर खोजे, कई जानकारियां ली। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखें हम लोग अ कॉमन मेथड। अब आगे देखिए, क्वेश्चन को ठीक से आप समझेंगे बच्चे, क्वेश्चन को जितना आप अच्छे से समझेंगे उतना ही आप सवाल के जवाब के करीब होंगे। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, अब देखिए, पॉवर्टी, किसी भी चीज की तो आकलन करनी होती है ना। कोई अमीर है तो कैसे अमीर है, किस आधार पे अमीर है, क्या पैरामीटर्स है, क्या मानक है जिसपे किसी को अमीर कहते हैं। कोई गरीब है तो उसके क्या तय मानक है, किस आधार पे वो गरीब है। तो इंडिया ने भी इसके लिए एक नियम है, इसके रूल्स हैं। तो क्या है, देखिए बच्चों, कॉमन मेथड है क्या? एक तो इनकम के जरिए, कोई गरीब है उसकी इनकम से मालूम होगा, और दूसरा बी कंजम्पशन से मालूम होगा। अब कंजम्पशन को हम लोग समझते हैं, अगर कोई पुअर है तो क्या वो हर रोज चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, भरता, घी, पापड़, अचार सब खा सकता है? दूध नहीं खा सकता है। यानी उसका कंजम्पशन क्या होगा बच्चों? कम होगा। जब उनका कंजम्पशन कम होगा तो जो जितना गरीब होगा उसका कंजम्पशन कम होगा। हर रोज दूध नहीं पी सकता, हर रोज चावल, दाल, 2-3 सब्जी, भरता, भुजिया, अचार नहीं खा सकता, यानी कैलोरी का उसका कंजम्पशन कम जाएगा। तो वो भी एक पॉवर्टी का, गरीब है या अमीर है उसका ये आधार है। एक तो इनकम आधार है और दूसरा बच्चों कंजम्पशन। इनकम होगा तभी कंजम्पशन होगा, याद रखो।
बिना पैसे की 4 सब्जियां नहीं आ सकती, बिना पैसे के घी नहीं पड़ सकते दाल में, और न बिना पैसे का दूध आ सकता। यानी अगर इनकम लो है, कंजम्पशन भी लो होगा। तो गरीबी को समझने का, गरीबी को जांचने और मानने का क्या तरीका मानेंगे? बोथ इनकम एंड कंजम्पशन। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी, बोथ इनकम एंड कंजम्पशन। आपने समझ लिया ना क्यों मैंने कहा? कंजम्पशन आदमी की आर्थिक हालत को बताता है। जो बच्चा 100 रुपए का चॉकलेट खरीद करके, क्या होता है, चॉकलेट्स कई प्रकार के होते हैं, कैडबरीज और हाई एंड चॉकलेट हैं, वो लेकर के खा रहा है, यानी उसके पास पैसे हैं। तो उसका जो ये चॉकलेट का कंजम्पशन है, हाई प्राइस चॉकलेट कंजम्पशन है, वो उसके फैमिली के इनकम को भी बता रहा है। तो ये समझना है हम लोगों को कि जब कभी गरीबी को जांचना हो, आंकना हो, तो जो चीज हम लोग देखेंगे वो देखेंगे इनकम और कंजम्पशन। वेल स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, प्लानिंग कमीशन कोई भी काम करते हैं, अभी आप ये ऑनलाइन सेशन से जुड़े हैं, जो बच्चे ऑफलाइन सेशन से जुड़े हैं, सभी कुछ प्लान किए होंगे कि भाई हमें 3 बजे जुड़ जाना है ऑनलाइन सेशन से। जो ऑफलाइन में हो अपने घर से चल दिए होंगे कि भाई हमें 3 बजे हमारी क्लास शुरू हो रही, तो मैं 3 बजे पहुंच जाऊँ, 3:30 बजे क्लास शुरू हुई, 3:30 बजे पहुंच जाऊँ। यानी प्लानिंग एक ऐसी चीज है, आपको एग्जाम देना है एनटीएससी का, तो उसके पीछे भी प्लानिंग है। तो प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, और कंट्री की बात होगी तब तो प्लानिंग और भी इंपॉर्टेंट है। यानी कंट्री का जो भी विकास होगा वो एक प्लान तरीके से ही हो सकता है। तो इसके लिए क्या है? प्लानिंग कमीशन। चूंकि एक कंट्री की बात है, प्लानिंग कमीशन है। तो अब प्लानिंग कमीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज इज। अब आप देखिए बच्चों, गांव में, शहर में लोग कलम दावात का भी काम कर सकते, लिखा पढ़ी कर सकते, खेतों में काम करने के अवसर शहर में कम है। लेकिन गांव में जो हमारे कृषक हैं, खेतिहर हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, वो सब क्या करेंगे? खेतों में काम करेंगे। जब खेतों में काम करेंगे तो एनर्जी के लिए उनका क्या होगा? ज्यादा कंजम्पशन होगा ना। तो उनकी खुशहाली इससे पता चलेगी कि उनका कितना कंजम्पशन है। एक आदमी जो कि केवल कलम से लिखने का काम करता है, और एक ऐसा श्रमिक, एक ऐसा कृषक या ऐसा मजदूर जो कि शारीरिक मेहनत करता है, श्रम दान करता है और तब काम करता है, तब आमदनी करता है, तो किसको ज्यादा कैलोरी की जरूरत होगी? जो शरीर से मेहनत करता है। तो बच्चों, अब देखें हम लोग, जो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी जो है, क्या होगा? रूरल एरियाज में ज्यादा हो जाएगा ना, शहरी एरिया से रूरल एरिया में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक मेहनत है। देखिए, आप रीजनिंग कीजिए, आपको याद रखना कम है, समझना ज्यादा है बच्चों। तो बच्चों, आपको समझना ज्यादा है। तो क्या आपने समझा? 2400 कैलोरी का मतलब आपने क्या समझा? यानी देहातों में, गांवों में रह रहे लोगों को खेती किसानी से जुड़ने के कारण शरीर से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो उनका क्या होगा? कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो प्लानिंग कमीशन के मुताबिक ये 2400 है। क्लियर? शहरी जब होगा तो नीचे होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में क्या होगा? रिक्वायरमेंट कम होगा ना। तो अर्बन एरिया में कम होगा तो कितना होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा बी, 2100। 2400 और 2100 याद रखना है बस। गांव में 2400 और इसमें 2100। फाइन स्टूडेंट, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं, एक नई दृष्टि के साथ सोशल साइंस को पढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, अब कहते हैं ना कि ग्लोबल विलेज, ये इस वर्ड से आप सभी वाकिफ हो चुके हैं। आज के दौर में ये शब्द बहुत ज्यादा उपयोग में आ रहा है, ये जार्गन काफी इस्तेमाल हो रहा है, ग्लोबल विलेज।
यानी पूरी दुनिया ही एक विलेज के तौर पे हो रही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कम्युनिकेशन का लाइन इंटरनेट ने आसान कर दिया, कहीं से कहीं ट्रेवल करना आसान हो गया। तो ये क्या हो गया? ग्लोबल विलेज के किसी कहीं भी कम्युनिकेट करना है आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो इसके लिए जैसे इसको सही से सही कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखें, ये जो मैंने ग्लोबल विलेज की बात की, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करते हैं? पूरे वर्ल्ड यानी ग्लोबल विलेज यानी पूरे वर्ल्ड के लिए को समझते हैं, उसके लिए पॉलिसीज या उसके लिए मानक तय करते हैं, उसके लिए धारणा बनाते हैं, उसके आधार पर आगे की योजनाएं बनती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। तो आप देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक जो है, यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के लिए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है, ठीक है। गरीबी रेखा के लिए एक उनका मानक है, क्या है? मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ पर पर्सन पर डे। अब देखिए जब आप वर्ल्ड इकोनॉमी में बात करते हैं तो रुपया की बात नहीं करते हैं, टका की बात नहीं करते हैं, आप बात क्या करते हैं? डॉलर की बात करते हैं। तो अभी डॉलर्स में देखिए, यानी वर्ल्ड बैंक का मानना है कि एक डॉलर का जो वैल्यू है उतनी आमदनी मिनिमम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए 1% की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो बहुत सिंपल है, बी, 1 याद रखिए, 1 डॉलर। अब इसी को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वेस आफ्टर ए गैप ऑफ। अब देखिए बच्चों, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, नई नई योजनाएं आ रही हैं, उन योजनाओं पर अमल हो रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, उद्योग ज्यादा लग रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रोजगार के अवसर ज्यादा सृजन किए जा रहे हैं। इन सब का परिणाम क्या होगा कि मोबिलिटी रहेगी ना, लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जो पहले गरीबी रेखा के नीचे थे वो गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो इसको, ये जो बदलता हुआ माहौल है, इसको कोई संस्था जांचेगी ना, देखेगी ना, उसके लिए समय तय करेगी ना कि इतने दिनों के बाद देखना है कि क्या सिचुएशन है। तो अब इसको देखिए, इन इंडिया पॉवर्टी लाइन जो है उसको समय समय पर पॉवर्टी लाइन को सर्वेस के जरिए असेसमेंट करते हैं, कितने गैप पर। अभी हमने कहा ना, हर महीने नहीं कर सकते, हर साल नहीं कर सकते, तो उसका करेक्ट आंसर है हर 5 साल पर। पंचवर्षीय योजना आप जानते हैं, आप याद दिमाग में रख लीजिए। 5 ईयर प्लानिंग जानते हैं, याद रखिए बच्चों। तो इसके लिए भी जो पॉवर्टी लाइन को पीरियोडिकली, उसके लिए जो सैंपल सर्वेस करना है वो कब किया जाता है? 5 साल, 5 इयर्स। तो अब आपने पंचवर्षीय योजना आपने याद रखी, इसका भी जवाब, और आपके दिमाग में एक और इंफॉर्मेशन आया कि 5 साला योजनाएं बनती हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। द सैंपल सर्वेस। अब देखिए कोई भी सर्वे होता है, किसी तरीके का सर्वे होगा तो उसमें एक व्यवस्था होगी, उसमें कर्मचारी लोग लगेंगे, उसमें एक उसका ढांचा होगा, एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा किसी भी सर्वे को करने के लिए। तो द सैंपल सर्वेस फॉर एस्टिमेटेड पॉवर्टी लाइन कंडक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही इसको कंडक्ट करेगा। तो अब देखिए बच्चों, इसका क्या होगा जवाब? करेक्ट आंसर NSSO। जवाब देना भी आसान है क्योंकि इस आंसर के अंदर में ही, इस क्वेश्चन के अंदर में ही जवाब छुपा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और क्या है? पॉवर्टी का भी सैंपल है, तो इस सैंपल को NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करती। तो देखिए, याद रखने से ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको लग रहा है? इसीलिए इसको सोशल साइंस कहे, यानी आप साइंटिफिक तरीके से समझते हैं, आप कनेक्टिविटी, एक तथ्य का दूसरे तथ्य के साथ जोड़ते हैं, और आप अगर डेटा आपके पास कम भी हो, ना किसी वजह से याद हो, तो सही आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आप लॉजिकल हैं, रैशनल हैं, और जितना भी जानकारी है उसके अंदर में कनेक्टिविटी, उसके बीच में संबंध स्थापित करने में आप सक्षम हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में ही था क्या? सैंपल वर्ड, सैंपल था ना एक वर्ड, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी सैंपल है।
तो अगर किसी को ना भी याद हो तो वो समझ सकता है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ही करता होगा। ये हुआ टैलेंट, इसे कहते हैं टैलेंट। ओके, इस तरीके से आप सोचिए, इस तरीके से ही आगे पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पॉवर्टी, विच इज, देखिए बच्चों, वल्नरेबल, वल्नरेबल जब हम कहते हैं, वल्नरेबल का मतलब ऐसे संवेदनशील, वैसा जो कि तुरंत में, जैसे वल्नरेबल कमजोर, संवेदनशील, तुरंत प्रभाव में आने वाला, तुरंत असर में आ जाने वाला, तुरंत उसका बुरा असर उस पर पड़ने वाला। तो ये 4 नाम आते हैं। गरीबी के लिए जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, तो जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है वो कौन कौन हो सकता है? अभी देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबरर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अर्बन कैजुअल लेबरर्स। बच्चों देखिए, सब सही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सही है ये देखना है। शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं वो भी वल्नरेबल हैं, शेड्यूल्ड कास्ट भी वल्नरेबल है, ऐसा नहीं है। क्यों है? क्योंकि आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से वो कहीं हाशिए पर है, समाज में कमजोर पड़ते हैं, तो वो क्या, वो तो वल्नरेबल है। दूसरा, रूरल एग्रीकल्चर लेबर, जो कृषक काम करते हैं खेतों में, गांव में, उनको रूरल, ग्रामीण एग्रीकल्चरल कृषक लेबरर, श्रमिक कहते हैं। तो ये लोग भी वल्नरेबल हैं बच्चों। तीसरा क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब भी वल्नरेबल है। और अर्बन कैजुअल लेबरर्स, जो शहर में कैजुअल लेबरर हैं, छोटा सा खोमचा लगाते हैं, छोटा सा फोकचा कहीं घूम घूम के बेचते हैं, या छोटी दिहाड़ी करते हैं, इस तरीके का काम करते हैं शहरों में, वो क्या हो गए? अर्बन कैजुअल लेबरर। तो ऐसे तो ये चारों ही वल्नरेबल है बच्चों पॉवर्टी में। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है? यानी ये चारों वल्नरेबल है। आप ये समझ लीजिए, जब कभी आपसे कभी आगे क्वेश्चन होगा कि कौन कौन से ग्रुप वल्नरेबल हो सकते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे भाई, जो शेड्यूल्ड का अनुसूचित जाति के लोग हैं वो वल्नरेबल हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो वल्नरेबल हैं, जो शहरी श्रमिक हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, वो वल्नरेबल हैं। आप कह सकते हैं ग्रामीण मजदूर जो हैं, खेतों में, खेती किसानी में, वो जो मजदूरी का काम करते हैं, वो वल्नरेबल हैं। लेकिन बच्चों, इन चारों में जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है वो है आंसर सी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ट्राइब्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। क्यों ट्राइब्स वल्नरेबल हैं? देखिए, ट्राइब्स जो हैं आज भी समाज की मुख्य धारा से थोड़े अलग है, मुख्य धारा में लाने का के लिए प्रयास चल रहा है। बिहार, पहले बिहार और झारखंड दोनों मिलकर बनता था। पहले रांची जो थी वो बिहार की वो शीतकालीन राजधानी भी हुआ करती थी, बिहार का ही शहर होता था। बाद में वहां एक आंदोलन चला, आदिवासी राइट्स को लेके, आदिवासी हक की बात करके आंदोलन चला। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पॉलिटिकल पार्टी है, आंदोलन चला, और आज एक अलग स्टेट है। तो ये मसला क्यों उठा था? क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी वहां बहुत ज्यादा है। शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति, जिनको हम लोग सिंपल तरीके से आदिवासी भी बोलते हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं वो इन चारों ग्रुप में सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। हालांकि अभी कोशिश चल रही है, जैसे छत्तीसगढ़ में, वहां भी आदिवासी बहुत हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत हैं। मध्य प्रदेश में भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत हैं, उड़ीसा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत हैं, झारखंड में शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत हैं। झारखंड में तो पूरी सत्ता, छत्तीसगढ़ में भी पूरी सत्ता का एक बड़ा हिस्सा ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हाथ में है, तो वो उनकी बेहतरी हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा वल्नरेबल की बात अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य करेंगे तो इन चारों में से शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सी जानकारी मिली। पहली जानकारी तो ये मिल गई कि वल्नरेबल क्या किसको कहते हैं। दूसरी जानकारी ये मिली कि ये 4 टाइप के लोग सब वल्नरेबल हैं, सब पर असर हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस पर होगा? तो आदिवासी जो जनजातियां हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, उन पर होगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, और एक नई सोच, नया दृष्टिकोण विकसित करते जाएंगे सोशल साइंसेस के सवालों को लेकर के। तो चलें आगे हम लोग। बच्चों,
द एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट, गरीबी तो 1972-74 में उस दौर में भी इंदिरा जी ने, स्वर्गीय इंदिरा जी ने एक गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यानी गरीबी शुरू से एक बड़ा मसला है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें क्या था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में गरीबी से निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। यानी गरीबी कितना बड़ा मसला रहा है। फिर आजादी के 30 साल के बाद भी क्या स्थिति रही है, लगभग आजादी के 25 साल के बाद भी स्वर्गीय इंदिरा जी ने वो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यानी 20-25 साल गुजर जाने के बाद, 20-25 साल के बाद भी स्थिति वैसी ही बनी थी। यानी चुनौती जस की तस खड़ी थी। सुधार हुआ होगा लेकिन चुनौतियां थी। यानी गरीबी एक बड़ा मसला है। पहले भी आजादी के पहले था, आजादी के जस्ट बाद था, इंदिरा जी के भी समय था और आज के समय में भी है। तो अभी देखिए बच्चों, एंटी पॉवर्टी जो स्ट्रैटेजी, रणनीति, किसी चीज को आप कैसे दूर करेंगे। अभी आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग आपको एक रणनीति के तहत पढ़ा रहे हैं। क्या रणनीति है? आपको सोशल साइंसेस को ऐसे पढ़ा दें, बाकी विषयों को ऐसे पढ़ा दें कि जो आप पढ़े हैं वो तो आप जवाब दें ही, और जो आप ना भी पढ़े हैं उसके भी जवाब देने में आप दक्ष हो जाएं, समझ में आ जाए आपको, और आपका कंसेप्ट साउंड हो जाए। तो बच्चों, ये एंटी पॉवर्टी जो है ये रणनीति है। तो पॉवर्टी को, गरीबी को हटाने के लिए भी रणनीति होगी। तो एंटी पॉवर्टी जो रणनीति है किस चीज पर बेस्ड है बच्चों? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आंसर एक आता है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक उन्नति। और दूसरा क्या आता है बच्चा साहब? टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। टारगेटेड का मतलब क्या? बिल्कुल टारगेट करके कि इस ग्रुप का सुधार करना है, वो क्या हो जाएगा? टारगेटेड। टारगेटेड समझिए, जब टारगेटेड कहते हैं यानी टारगेटेड, फोकस्ड, इसका करना है, क्लियर है किसके लिए करना है, ये टारगेट हो गया। तो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बोथ ए एंड बी। इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है, आर्थिक उन्नति होगी तभी ना गरीबी हटेगी। और दूसरा क्या है कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम को भी टारगेटेड करना है। यानी राइट आंसर होगा बच्चों सी। तो और आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत कुछ समझाया है, आगे की यात्रा चलती है। देखिए आगे के सफर में, हाँ देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग का मतलब ये नीचे जो है उसको फॉलोइंग, फॉलो का मतलब पीछे पीछे, तो फॉलोइंग का मतलब जो ऊपर है उसके ठीक नीचे जो आ रहा है उसको फॉलोइंग कहते हैं। क्लियर है? ये अंग्रेजी का ये फंडा समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब कथन, इज ट्रू अबाउट नरेगा। नरेगा क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब देखिए बच्चे लोग, नरेगा के बारे में कौन कौन सी बात सही है, पहले नरेगा को समझ लीजिए। नरेगा का नाम ही आप समझ लीजिए, नेशनल राष्ट्रीय रूरल ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट, रोजगार गारंटी मतलब निश्चित करना एक्ट, यानी ग्रामीण रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए जो एक्ट है उसको नरेगा कहते हैं। अब देखिए इसमें नरेगा में क्या क्या होता है, आप बात ध्यान दीजिएगा। दिस स्कीम इज रीनेम्ड एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मनरेगा। महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया तो नरेगा क्या हो गया? मनरेगा। एम एन लग गया मतलब महात्मा गांधी के नाम से हो गया। तो महात्मा गांधी मनरेगा हो गया ये। दूसरा क्या है? द स्कीम प्रोवाइड्स 100 डेज, ये स्कीम जो है 100 डेज, 100 दिन, एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, पक्का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। 100 दिन का हो गया, मिलेगा एवरी ईयर, हर साल, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, हर ग्रामीण घर को। हाउस होल्ड का मतलब समझिए, हाउस होल्ड, हर ग्रामीण आदमी के लिए नहीं बोल रहा है। हाउस होल्ड मतलब एक घर है, घर में 2-3 बच्चे हैं, पत्नी है, पति हैं, अब ये एक हाउस होल्ड हो गया। अब इसमें एक व्यक्ति को क्या करना है? टू एवरी रूरल हाउस होल्ड क्या करना है? 100 पर डे, यानी 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देना है, 100 रुपए पर डे के हिसाब से, एश्योर्ड, पक्के तौर पे। तीसरा
1/3 ऑफ दिस जॉब वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन। और एक और बात समझिए कि ये जो मनरेगा है, नरेगा है, इसका 1/3 जो है उसको किसको देना है? महिलाओं को देना है, ग्रामीण महिलाओं को देना। यानी बच्चों अब ये क्वेश्चन क्या था कि इसमें से कौन सी बात सही है? देखिए सब सही है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन केवल आपको मनरेगा नरेगा को लेकर के नहीं सवाल उठाया, कई और जानकारी दे गया। पहली बात तो नरेगा को आपने समझ लिया, उसी का नाम मनरेगा समझ लिया। उसके तहत क्या है? 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देना है हर एक हाउस होल्ड को। कितना? 100 रुपीज पर डे के हिसाब से। और तीसरा क्या आपने समझा कि कुल क्या होना है? 1/3 महिलाओं को देना। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन ने कराया। यानी ये एक क्वेश्चन के अंदर में आपका कितना क्वेश्चन था? 3 क्वेश्चन था। अगर आप सही से सोचेंगे, सही से समझेंगे, अगर आप एनालाइज कर सकेंगे, एक तथ्य को दूसरे तथ्य से जोड़ सकेंगे, तो फिर क्या होगा? आपकी सीखने की गति, समझने की गति बहुत बढ़ जाएगी और आपको इस पर पकड़ आ जाएगा। तो आगे देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल यूथ एज वेल इन स्मॉल टाउन्स। अब देखिए और स्कीम का, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे लाएंगे, गरीबी से कैसे निकालेंगे। इस सबके लिए तो बनेंगे, सबके लिए योजनाएं बनेगी। तो ये एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल यूथ एज वेल एज इन स्मॉल टाउन्स। देखिए 4 आते हैं, PMRY, SGSY, AAY, अंत्योदय अन्न योजना इसको कहते हैं। ऑल ऑफ दिस बच्चों देखिए, जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी तो PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना काफी ख्याति प्राप्त है। ये योजना काफी लोग प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लेकर जानते हैं, कई जगह दीवारों पर लिखा मिलता है इस योजना के बारे में। तो PMRY इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। तो देखिए इसके अलावा आपने और भी स्कीम्स के बारे में देखा, ये सभी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्कीम है। आगे अब हम देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स, अब ये सब स्कीम का नाम है, इसमें भी PMRY दिया हुआ है, इसमें भी अंत्योदय दिया हुआ है। तो अभी आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स असिस्टेड पुअर फैमिलीज, कौन सा स्कीम असिस्टेड मतलब मदद कर रहा है पुअर फैमिलीज, गरीब परिवारों को, एट ब्रिंगिंग देम अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए। कैसे? बाय ऑर्गेनाइजिंग देम, उनको संगठित करके इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब एक दूसरे को मदद करने वाला ग्रुप, जो कि एक दूसरे की इकोनॉमिक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, थ्रू अ मिक्स ऑफ, कैसे होगा? बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी, मतलब बैंक के द्वारा क्रेडिट दिला करके, सरकार के द्वारा सब्सिडी दे करके। कौन सा ऐसा स्कीम है जो कि सेल्फ ग्रुप के स्वयं सहायता समूह बोलते हैं इसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? आप सुने भी होंगे, स्वयं, सेल्फ हो गया, हेल्प का मतलब हो गया सहायता, ग्रुप, ग्रुप का मतलब समूह, यानी स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह। तो अभी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स, अभी ये 4 स्कीम का नाम है। तो बच्चों ये जो है सही होगा आंसर बी, प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना, ग्रामोदय योजना, ये इसका सही आंसर होगा। अब देखिए बच्चों, इसको, ये सारी स्कीम्स हैं। PMRY आपने देखा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रूरल भी है और शहरी लोगों के लिए भी है। ये अंत्योदय अन्न योजना, तो अभी वो जो आपको मिल रहा है, आपको पता होगा कई लोगों को 2 रुपए गेहूं, 3 रुपए चावल रेट पे मिलता है। कंट्रोल जो है, राशन की जो दुकानें हैं सरकार के द्वारा नियंत्रित, उसके जरिए मिलता है। तो वो किस योजना के तहत मिलता है? तो अंत्योदय अन्न योजना के तहत मिलता है, गरीबी रेखा से। लेकिन उनको गरीबी रेखा से नीचे होना शर्त है, सभी को नहीं मिल सकता। तो गरीबी रेखा से नीचे लोगों को ये मिलता है। तो ये सारी योजनाएं हैं, ये सारी योजनाओं का उद्देश्य क्या है? आर्थिक उन्नति कराना। जो गरीब हैं, शुरू में हम लोगों ने देखा
कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, गरीबी से निजात दिलाना, गरीबी से निकालना। तो ये सारी योजनाएं गरीबी से निकालने की हैं। तो अभी इसका करेक्ट आंसर PMGY। अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज ओपन टू ए रूरल पुअर हु आर इन द नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट at a desire to do manual unskilled work and provided for grains free of cost। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप देखते हैं ना, काम के बदले अनाज, ये तो बहुत सुन रहे हो, काम के बदले अनाज योजना, यही है, काम के बदले अनाज योजना। काम किया अनाज, काम क्यों करता है आदमी? अपने हंगर को शांत करने के लिए। और खासकर जो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला तो उनकी भूख है, उनकी हंगर है। तो ये क्वेश्चन क्या बताता है, एक ऐसी योजना जो कि काम के बदले अनाज वाली जो योजना है उसके लिए है ये बच्चों। क्वेश्चन आंसर, नेशनल फूड एंड वेज फूड अगेंस्ट वेज प्रोग्राम इस तरीके से है। तो ये जो है इस प्रोग्राम में यही हुआ, काम के बदले अनाज। ये याद रखिए, सिंपल बात, काम किया। पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम था बच्चों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। अभी का जो समय है वो कैश इकोनॉमी है, यानी हमें कुछ खरीदना होता है तो हम पैसे निकालते हैं, देते हैं, वो खरीद लेते हैं। एक समय था कि कैश इकोनॉमी इतनी व्यापक नहीं थी, यानी गांव में लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम था। जैसे उन्होंने, ग्रामीण महिला ने साड़ी खरीदा तो उसके घर में जो चावल था वो दे दिया, ठीक है। फिर उन्होंने अगर दुकान से कुछ तेल लिया, अगर उनके घर में दाल की पैदावार है, दाल की फसल होती है तो थोड़ा दाल दे दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, विनिमय, बार्टर सिस्टम। यहां पर तो कैश नहीं इन्वॉल्व हुआ, तो इस तरीके का हुआ करता था। तो ये काम के बदले अनाज क्या हुआ, उसी तरीके का हो गया, काम हुआ उसके बदले अनाज हो गया, क्योंकि अनाज से भूख शांत होगा। तो ये भी एक योजना है। तो बच्चों अभी आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट पॉवर्टी। देखिए, यूजुअली पॉवर्टी इज रिलेटेड टू द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। ए, ठीक है, क्या होता है पॉवर्टी, अभी हम लोग देखे थे ना, इनकम से और कंजम्पशन। कंजम्पशन जो है, हर चीज का कंजम्पशन हो सकता है, केवल खाना ही नहीं कंजम्पशन है, हर एक चीज का कंजम्पशन हो सकता है, सब इनकम पर से रिलेटेड है। दूसरा क्या है, सोशल इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी कॉल्स फॉर इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर एटसेट्रा। सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी एज इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी आर वाइडली एक्सेप्टेड, ऑल द अबव। अब बताइए गरीबी के बारे में क्या क्या सही होगा। पॉवर्टी इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, ये तो सही लग रहा है, हाँ। दूसरा क्या सही होगा, सोशल इंडिकेटर, सामाजिक क्या है पहचान, इलिटरेसी लेवल, गरीब रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट जल्दी मिलता है, हाँ। लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस, ज्ञान नहीं होगा, ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो मैल न्यूट्रिशन होगा, शरीर में विटामिन की कमी होगी, आयरन डिफिशियंसी होगी, शरीर में स्ट्रेंथ कम होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, मैल न्यूट्रिशन। और जब मैल न्यूट्रिशन होगा तो क्या होगा बच्चों, लैक ऑफ हेल्थ, हेल्थ जो है उसका भी डिटोरिएशन होगा। तो ये भी सही लग रहा है। अब देख, तीसरा क्या आता है, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी एज इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी आर वाइडली एक्सेप्टेड। नहीं होता है, बहुत गरीब है कोई, बहुत पुअर है, तो बैठा है, तो अगर खुशहाल आदमी है तो वो जाके वो भुइयां में बैठ गया, यानी द पर्सन इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। तो ये क्या हुआ, एक्सक्लूजन हो गया, उसको कुर्सी नहीं दी गई, उसको बैठने के लिए एक उचित ससम्मान स्थान नहीं दिया गया, तो इसको क्या कहिएगा, ये दिस इज सोशल एक्सक्लूजन। तो ये क्या है, सोशल एक्सक्लूजन हो गया कि नहीं। तो ये जो सोशल एक्सक्लूजन है वो भी क्या हो गया, पॉवर्टी की वजह से हो गया। आपने देखा है कि कोई किसी भी समाज का हो, जाति का हो, अगर वो खुशहाल है, पैसे वाला है, शिक्षित है, ऊंचे पद पर है, तो क्या उसको सम्मान की कमी मिलती है, नहीं होती, उसको मिलता है, हर जगह उसको कुर्सी मिलती है, सम्मान, उनको आसन दिया जाता है, बैठाया जाता है। लेकिन जो इन चीजों से गुजर रहे हैं, इनकम कम है, कंजम्पशन कम है, लिटरेसी कम है, मैल न्यूट्रिशन है, हेल्थ नहीं है, तो इसका क्या रिजल्ट हो रहा है, सोशल एक्सक्लूजन, गरीबी की वजह से सोशल एक्सक्लूजन। यानी अब ये सी भी सही लग रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन का आंसर कहां हम पहुंचेंगे,
ऑल ऑफ द अबव, यानी सब सही है। तो बच्चों आप देख रहे हैं गरीबी क्या, गरीबी की जो एक कंसेप्ट के तौर पे पॉवर्टी को समझ रहे हैं, उसके स्कीम्स को समझ रहे हैं, इंडिया के सामने जो चैलेंज है गरीबी से लोगों को निकालने का उसको आप समझ रहे हैं, उसके साथ जितनी योजनाएं जुड़ी हैं उसको आप समझ रहे हैं, और इसकी विवेचना करते जा रहे हैं आप। इस विवेचना से आपकी पकड़ इस विषय पर बढ़ती जा रही है। अब आगे देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली लिस्टेड एज वन ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी। अब ये दिया हुआ है कौन ऐसा चीज है जो गलत है इसमें से पॉवर्टी के लिए। एक है लैंडलेसनेस, अगर जमीन रहेगा ही नहीं तो वो क्या रहेगा, जमीन है ही नहीं खेती करने के लिए उसके पास, लैंडलेस है। भूमिहीन, भूमिहीनता मतलब मजदूरी हो गई एक कारण। तो ये भूमिहीनता का गरीबी का कारण होगा कि नहीं, हमको तो लग रहा है सही है ये लैंडलेसनेस, यानी अगर भूमिहीन है तो गरीबी हो गई। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार है तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉवर्टी का कॉज हो जाएगा, गरीबी का कारण बनेगा। बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो इनकम ही नहीं है तो वो पुअर ही ना होगा, उसकी उन्नति तो नहीं होगी ना, नीचे आएगा वो। तो ये भी पॉवर्टी का कॉज दिख रहा है। तीसरा चाइल्ड लेबर, क्या कोई खुशहाल व्यक्ति, खुशहाल परिवार का बच्चा श्रमिक का काम करता है? अगर कोई बच्चा अपने समय के पहले अपनी उम्र से नीचे अगर काम कर रहा है तो यानी वो गरीबी की वजह से कर रहा है। तो ये चाइल्ड लेबर भी तो हमको लग रहा है कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी है। चाइल्ड लेबर भी क्यों है, क्योंकि गरीबी है, घर में उसको खाना नहीं मिल रहा, घर में उसका पालन पोषण नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बाल श्रमिक बना हुआ है। तो ये भी गरीबी का कारण दिखता है। तो देखिए ये भूमिहीनता भी कारण दिख रहा है, बेरोजगारी भी कारण दिख रही है, और बाल श्रम जो है वो भी कारण दिख रहा है। यानी करेक्ट क्या होगा बच्चों, ये तो हमको लग रहा है कि कोई रॉन्ग नहीं है, सब सही है। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा ना आंसर, यानी सब सही है। आगे देखते हैं बच्चों, अ प्रोसेस थ्रू विच individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others enjoy। बताइए एक ऐसी तरीके से कि लोगों को, एक खास ग्रुप को क्या किया गया, फैसिलिटी से मरहूम कर दिया, अलग कर दिया गया, लाभ से अलग कर दिया गया, और अवसर से भी मरहूम अलग कर दिया गया है? जबकि अदर्स, दूसरा लोग एंजॉय कर रहा है। तो ये क्या होगा, वल्नरेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, नन ऑफ दिस। तो ऐसे तो वो लोग वो वल्नरेबल हैं, लेकिन इस घटना को, ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, उनको अलग करने का। अलग करने के लिए अंग्रेजी क्या आता है, शामिल करने के लिए क्या आता है बच्चों, इंक्लूड, और अलग करने के लिए क्या आता है, एक्सक्लूड। तो क्या हो गया, सोशल एक्सक्लूजन, यानी सामाजिक तौर पे अलग करना, सोशल एक्सक्लूजन। करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी। ठीक है, आपने समझ लिया इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हुआ, यहां तक पहुंचे। अब आगे देखते हैं, अ मेजर व्हिच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स नोन एज, क्या बोलिएगा इसको, a measure which describes the greater probability of certain communities or individuals of becoming or remaining poor in the coming years। तो क्या, a measure which describes the greater probability of certain communities। तो अब देखिए किस वजह से, vulnerability, social exclusion, social discrimination, none of these। ठीक है बच्चों समझे, vulnerability मतलब संवेदनशील है, तुरंत असर आ रहा है, मैंने शुरू में बोला ना, तुरंत असर आ रहा है, तुरंत प्रभाव आ रहा है, तुरंत उनके अंदर, उन पर निगेटिव असर, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और तुरंत वो उसके शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी चीज प्रोसेस को क्या कहेंगे, वल्नरेबिलिटी कहेंगे बच्चों। ऊपर हम लोगों ने देखा सोशल एक्सक्लूजन, मतलब वो प्रोसेस जिससे उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, तो सोशल एक्सक्लूजन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी सोसाइटी में वो है लेकिन उनको भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, नन ऑफ दिस। मुझे लगता है ऐसे तो सब कुछ है इसका आंसर, लेकिन वल्नरेबिलिटी राइट आंसर होना चाहिए। तो वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल, ये राइट आंसर होगा।
अब आगे हम लोग देखें बच्चों, द वर्किंग ऑफ कास्ट सिस्टम। देखिए अब तो भारत में जो जाति प्रथा है, जाति उन्मूलन के लिए कई पॉलिसीज आई और जाति विहीन समाज की अवधारणा पर बहुत काम भी चल रहा है। और सभी लोग बोलने को जरूर बोलते हैं कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जाति को लोग भले ही छुप के बंद कमरे में दबी जुबान से जाति की बात करें, लेकिन खुलेआम जाति की बात करना अच्छा नहीं माना जाता, निंदनीय माना जाता है। मानते हैं, कास्टिज्म को निंदनीय माना जाता है, जो अभी भी समाज में व्याप्त है, ये कुरीति है, लेकिन इसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, इसको सम्मान पूर्वक नहीं देखते जातीयता को। अभी देखें बच्चों, क्या है कास्टिज्म, इसी को कहते हैं। स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये होना चाहिए ऐसा CASTEISM होना चाहिए, कास्टिज्म। ओके, social exclusion, vulnerability, casteism, none of these. The working of the caste system in India, in which people belonging to certain caste denied the equal opportunity, is an example of right. अब देखिए इसमें क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा कास्टिज्म, क्योंकि कास्ट एक ऐसा सिस्टम है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज से किसी को डिप्राइव करना, समान अवसर का जो है उससे हटाना, तो ये क्या हो जाएगा, कास्टिज्म की वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटी न दे पाना। तो ये करेक्ट आंसर कास्टिज्म होगा। हालांकि कास्टिज्म की वजह से मतलब जो कमजोर जाति होगी वो वल्नरेबल होगी, उनका सोशल एक्सक्लूजन भी होगा, यानी ये सारी प्रक्रिया उनके साथ होगी। लेकिन कास्ट सिस्टम जो वर्किंग कर रहा है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी को डिनाई कर रहा है, उसकी वजह कास्ट की अवधारणा, कास्ट जातीयता, जातिवाद, इसको ऐसी दृष्टि से देखें। आगे देखें बच्चों, इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम, कैलोरीज इनटेक पर डे, लेवल ऑफ एजुकेशन, ऑल ऑफ दिस। देखिए बच्चों, आप जानते हैं ना, अभी हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में कितना होना चाहिए, तो 2400 कैलोरी होना चाहिए, और शहरी क्षेत्र में कितना होना चाहिए, लोग कम शारीरिक में 2100 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैलोरीज इनटेक पर डे हो जाएगा, सिंपल। पॉवर्टी लाइन क्या है, कैलोरीज इनटेक पर है इंडिया में। अब देखिए, पॉवर्टी लाइन इज फिक्स्ड बाय ऑल कंट्रीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट। अभी देखिए बच्चों, अब कैलोरीज इनटेक की बात जब हम कर रहे थे, तो कैलोरीज इनटेक किस पर डिपेंड करेगा, इनकम पर भी डिपेंड करेगा। अगर आमद कम होगा तो क्या जो 2400 और 2100 वाली कैलोरी मिलेगी, कंजम्पशन होगा, नहीं होगा, यानी ये भी सही है अपने में। उसके बाद क्या होगा, शिक्षा जब कम होगी, लेवल ऑफ एजुकेशन लो होगा, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा, तो ये भी अपने आप में सही होगा। यानी अगर हम कहें कैलोरीज इनटेक पर डे के साथ साथ हम लोग इसको भी सही बोल सकते हैं, इसको भी सही बोल सकते हैं, यानी जब अगर इसको भी सही बोले, इसको भी सही बोले, तो ये क्या आंसर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या। देखिए, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए, सही सोचिएगा ना, तो आप आंसर तक तुरंत पहुंच जाएंगे। ये खासियत है ह्यूमैनिटीज की। अब देखिए बच्चों, द पॉवर्टी लाइन इज फिक्स्ड बाय ऑल द कंट्रीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, क्या है, पॉवर्टी लाइन कंट्रीज जो फिक्स करती है, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, टू मेजर द पॉवर्टी, टू कंपेयर द इनकम लेवल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। पॉवर्टी लाइन सभी लोग क्यों फिक्स करते हैं, जिससे कि वो गरीबी का स्तर को माप सके, टू मेजर द पॉवर्टी, पॉवर्टी को नापने के लिए पॉवर्टी लाइन फिक्स करते हैं। तो बच्चों, आज का ये जो सेशन है, इससे आपको एग्रीकल्चर और उससे जुड़े एलाइड और साथ इकोनॉमी, तीनों की आपको समझ बढ़ी। आज हमने देखा कि इंडिया के सामने, आजाद भारत के सामने में क्या चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रकार की योजनाएं हैं, और वो योजनाएं किन लोगों के लिए हैं, उन योजनाओं का नाम क्या है,
और इस विवेचना के क्रम में हम लोगों ने एक एक विकल्प को, एक एक ऑप्शन को समझने की कोशिश की, और वो समझ करके मैं विश्वास करता हूं कि आपके अंदर में वो टैलेंट धीरे धीरे विकसित हो रहा होगा, जिससे कि आपको इन विषयों पर एक गहरी समझ विकसित होनी शुरू हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, स्टे विथ अस, हैव ए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। सो अगेन आई एम विथ मेंटल एबिलिटी। सो लास्ट क्लास में अपना एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक छूट गया था। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर दैट वेरी नाउ। सो अभी स्लाइड अपना आगे बढ़े, दो काम बने। नेक्स्ट तो ग्राफ कर चुके हैं अपन, ग्राफ कर चुके हैं, ठीक है। ग्राफ देख करके क्वेश्चंस को आंसर करना है। ग्राफ कर चुके हैं, ऑल राइट, ग्राफ कर चुके हैं, ठीक है। अभी दो ग्राफ मिक्स है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि तीन ग्राफ मिक्स रहे, ठीक है। रेडी, बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। तीन ग्राफ भी हो सकता है। व्हाट यू आर सपोज टू डू, सी द लैंग्वेज एंड फोकस अपॉन व्हाट इज आस्किंग, क्या पूछा जा रहा है, ऑल राइट। ये सब हम लोगों ने करा था, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे, कुछ तो रेगुलर क्वेश्चंस थे। तो उसके बाद फिर टेबल का इंटरप्रिटेशन करना था। यहाँ पर टेबल में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रेड डिफिसिट के अलावा भी कुछ हो सकता है। इनफैक्ट ज्यादा चांसेस उसी के हैं कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रेड डिफिसिट के अलावा ही कुछ रहेगा, ठीक है। तो अपने को ढंग से क्वेश्चन पढ़ करके उसका टेबल देख करके आंसर करना है अपने को, ऑल राइट। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे। तो बार डायग्राम में क्या था कि इस तरीके से बार्स बने होते थे, इसके बेसिस पर क्वेश्चन होते थे, ठीक है। तो इसमें भी काफी मेन जो यहाँ पर चैलेंज आता है वो इसका आता है, परसेंटेज का, ठीक है। परसेंटेज का चैलेंज आता है। परसेंटेज जब भी अपन कैलकुलेट करते हैं तो पीछे वाले पर करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज। तो अगर मुझे इसका यहाँ से यहाँ का परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो 20 का इंक्रीज हुआ है कितने में, 45, ना कि मैं 65 लूंगा, ठीक है। दिस इज द फंडा इन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, पीछे से कैलकुलेट होता है, ठीक है। और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे यहाँ पर भी। और उसके बाद पाई चार्ट हम लोगों ने स्टार्ट करा था, तो फिर से पाई चार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह के पाई चार्ट होते हैं, एक एंगुलर फॉर्मेट में रहेगा और एक परसेंटेज फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो एंगुलर फॉर्मेट में रहे या परसेंटेज फॉर्मेट में रहे, एक डाटा, एक इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए ये वाला जो खाना बनेगा, ये वाला जो सेक्टर बनेगा, दोनों का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलाई, दुबलाई सब सेम होगा, ठीक है बच्चों, सब सेम होगा, ठीक है। मतलब ये दिखने में हूबहू इसके ही जैसा होगा, अदर देन कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा था, आई विल कम ऑन दैट, बट बिफोर दैट लेट मी इलेबोरेट द क्वेश्चन अगेन, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पे कि इसे ही कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं ना हम लोग, कॉन्ग्रुएंसी इसे ही कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी जो शब्द है इसका अर्थ है सर्वांगसम, इसे विच्छेद करेंगे अगर हम लोग तो ये आता है सर्व प्लस अंग प्लस सम। सर्व मतलब ऑल, अंग मतलब पार्ट्स, संग मतलब सम मतलब इक्वल, बराबर, ठीक है। ऑल पार्ट्स इक्वल इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है बच्चों। तो अभी क्या है कि एक ही इंफॉर्मेशन, the very same information whenever represented in angular form or in percentage form while drawing a pie chart, the two sectors will be congruent, ये दोनों congruent होगा, ठीक है, एकदम सेम होगा। लेकिन जब एंगल फॉर्मेट में अपन बनाएंगे तो यहाँ पर एंगल लिखा रहा है लेट अस सपोज 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज फॉर्मेट में जो लिखाएगा वो समथिंग परसेंट होगा, मेरा बेसिकली सवाल यही था कि सेम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है अगर, तो ये जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये दोनों, ये ओ कह लेता हूं मैं, इसे ए कह लेता हूं, इसे बी कह लेता हूं,
यहाँ पर भी मैं O कह लेता हूँ, इसे P कह लेता हूँ, इसे Q कह लेता हूँ। तो AOB, सेक्टर AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेक्टर POQ। अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होएगा बच्चों, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये बात तो समझ में आ गई है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अभी आपको बताने के लिए ये बोला गया था कि x जो है, x जो नंबर है वो 45 से ज्यादा होगा कि कम होगा। x जो नंबर आएगा वो 45 से ज्यादा होगा कि कम होगा। तो कई सारे बच्चों ने लास्ट क्लास में कुछ जवाब दिया था और फिर मैंने बोला था कि इसे सोच करके आना है आप लोगों को। जवाब दीजिए अपने। इक्वल होगा, एक जवाब आया इक्वल होगा। और लोग यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। पाई चार्ट में किसका जवाब आया ये? आयुष, वेरी गुड आयुष। मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने इसे कॉन्सेप्चुअली ही आंसर किया होगा। 45 जो है वो x से ज्यादा होगा। इसका सिंपल सा वजह यही है कि यहाँ पर हम लोग डिग्री जो लिख रहे हैं तो ये कंप्लीट कितना डिग्री है? 360 डिग्री, ठीक है। और ये कंप्लीट कितना परसेंट है? 100%, ठीक है। ये पूरे कंप्लीट को 100 से शो किया जा रहा है, ये पूरे कंप्लीट को 360 से शो किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इसका आधा कितना होगा तो ये 180 होगा, ठीक है। इसका आधा कितना होगा तो ये 50% होगा, ठीक है ना। हो गया ना बड़ा, 180 50 से बड़ा है, ठीक है। ऑलराइट, अगर मैं इसका भी आधा कर दूं तो ये 90 डिग्री होगा और इसका भी आधा कर दूं तो ये कितना होगा? 25% होगा, ठीक है। हो गया ना, कम आ रहा है ना, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और यही से आप सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाते हुए बनाओगे पाई चार्ट का, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो एक चीज और यहां पर आ जाएगा, दैट इज प्रोपोर्शन। वो क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। क्या मतलब हो गया प्रोपोर्शनल शब्द का बच्चों? देखो बड़े ध्यान से देखो, ये A और ये B और ये C और ये D, इसे मैं O कह लेता हूं, इसे भी O कह लेता हूं। ये P, ये Q, ये R, ये S, ठीक है। अभी मैं क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि एंगल AOB, एंगल AOB नहीं लिखता हूं, सेक्टर AOB, ठीक है। सेक्टर AOB, सेक्टर AOB, सेक्टर AOB is congruent to sector POQ, ठीक है, POQ. Also sector BOC is congruent to sector QOR. Also sector COD is congruent to sector ROS, ठीक है बच्चों। ये इंफॉर्मेशंस है अपने पास। अगर ये है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि θ1 अपॉन x1 इज इक्वल टू θ2 अपॉन x2, θ2 अपॉन x2, ये x2 नहीं है, ये एंगल x2 नहीं है, ये मैंने इसे x2 बोला है, इज इक्वल टू θ3 अपॉन x3। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यही से क्वेश्चन बनेगा सारा का सारा, प्रोपोर्शनल होगा। जो सेम इंफॉर्मेशन अगर एंगुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें, परसेंटेज फॉर्मेट में रिप्रेजेंट, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस इससे कैसे बनते हैं, लेकिन बस यही बात क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा। चलो देखें किस तरीके से ये क्वेश्चन में यूज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, परसेंटेज का थोड़ा बहुत आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो परसेंटेज के बारे में क्या है? x% इज इक्वल टू x/100, एक बात। दूसरी बात क्या है? x% ऑफ y इज इक्वल टू x/100 इंटू y, बस इतनी ही बात है, ठीक है। और कुछ है ही नहीं परसेंटेज में। परसेंटेज शब्द को आपको ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंट बोले तो 100, वो लगाने वाला सेंट नहीं, ठीक है, ये 100, ठीक है, पर 100 आउट ऑफ 100, 100 में कितना, ठीक है।
अगर मैं 10 नंबर में 5 नंबर लाया हूं तो 100 में कितना नंबर लाया? 50 नंबर। ठीक है, ये एक हम लोगों ने रेफरेंस फ्रेम बना लिया, एक रेफरेंस फ्रेम बना लिया जहां पर जाकर के हम लोग क्या करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको रेफरेंस फ्रेम जो 100 को हम लोगों ने बनाया है 1000 को भी बनाया जा सकता है, पर 1000 भी आप एक नया मैथमेटिक्स बना सकते हो। ठीक है, पर 1000 भी आप एक नया मैथमेटिक्स बना सकते हो, और कई सारे जगहों पर बनता भी है जहां पर जिस तरीके का काम रहा वहां पर बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया एंगल में कितना बनता है? पर 360, ये मैंने आपको बता चुका है, मैं आपको बताया हूँ, ये पर 360 बनता है। ठीक है, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसमें कितना आया? ओके, सो दीज क्वेश्चंस, आगे आने वाले क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट। इस पाई चार्ट को देख करके आंसर करना है बच्चों। क्या है इस पाई चार्ट में? तो वो आगे लिखा हुआ है, ठीक है, which gives marks scored by a student, एक स्टूडेंट के द्वारा कितना कितना मार्क्स आया वो यहाँ पर दिया हुआ है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मैथ्स में कितना मार्क्स आया वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बस ये बता रहा है कि ये एंगल कितना बना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री जो है ये पूरा कितना है? ये पूरा 360 डिग्री है। 360 डिग्री में 90 डिग्री मैथ्स कैप्चर किया है। ठीक है, ये क्या पूरा का पूरा 360 डिग्री किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्क्स स्कोर्ड को। ठीक है, जितना भी टोटल नंबर आया, ठीक है, मान लो किसी बच्चे को 100 नंबर आया सब मिला करके, मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस साइंस प्लस सोशल साइंस प्लस हिंदी मिला करके 100 नंबर आया, और अगर मैथ्स का उसमें 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री जो है 360 का चौथा हिस्सा है, फोर्थ पार्ट है, तो उसे 100 में 100 नंबर जो सब सब्जेक्ट मिला करके आया तो 25 नंबर उसे मैथ्स में आया है। ठीक है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन यहां से अपने को निकालना है। ठीक है बच्चों, आगे देखें, डिफरेंट सब्जेक्ट इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स का नाम लिखा हुआ है एक एग्जामिनेशन में। अज्यूमिंग दैट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर द एग्जामिनेशन आर 540। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा 540। जैसा कि मैंने आपको बोला 100 नंबर, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 540 मार्क्स आए। टोटल कितना नंबर आया बच्चे को? 540 आया। उसमें से 90 डिग्री मैथ्स कैप्चर कर लिया, 55 डिग्री इंग्लिश कैप्चर कर लिया, 80 डिग्री साइंस कैप्चर किया, सोशल साइंस 65 डिग्री किया, हिंदी 70 डिग्री किया। चलिए, अभी मैं कोई क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा हूं आगे का, मैं यहीं पर कुछ सवाल पूछता हूँ। सबसे ज्यादा नंबर किसमें आया? तो देखो किसका डिग्री सबसे ज्यादा है? मैथ्स में सबसे ज्यादा नंबर आया, बच्चा का मैथ सबसे ज्यादा मजबूत था। ठीक है, सबसे कम किसमें आया? इंग्लिश में सबसे कम नंबर आया। ठीक है, साइंस और सोशल साइंस में ज्यादा किसमें आया? साइंस में ज्यादा आया। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके के आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से निकालने हैं। एनी डाउट अप टू हियर? एनीबॉडी? क्लियर है? जैसे ही कुछ डाउट हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी लेने की जरूरत है। सो क्वेश्चन नंबर 21, द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स एक्सीड लैंग्वेज समझना है। द मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश एंड सोशल साइंस बाय, हिंदी में कितना नंबर? 540। टोटल नंबर कितना था बच्चों? 540। तो 90 डिग्री कितना में है? 360 डिग्री में है। ठीक है, कितना नंबर है टोटल? 540। ठीक है, तो 94 जा 360, 4 1 जा 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। मैथ्स में कितना नंबर आया बच्चे? 135 नंबर आया। ठीक है, ऑलराइट। हिंदी में कितना नंबर आया? हिंदी 70 डिग्री है, तो 70 अपॉन 360 डिग्री इंटू 540। ठीक है बच्चे, तो 9 4 जा 36, 9 6 जा 54। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 35 जा 6, 2 3 जा 6, ये 105 हो गया। तो हिंदी में कितना नंबर आ गया बच्चों? 105 नंबर आ गया। ठीक है, हिंदी में 105 नंबर, मैथ्स में 135 नंबर। ठीक है, अभी इंग्लिश में कितना नंबर आया? इंग्लिश में 55 डिग्री है, तो 55 अपॉन 360 इंटू 100। ठीक है, इसी तरीके से काम करना है अपने को। 100 नहीं 540। वेरी गुड, 100 नहीं 540। ठीक है, तो अब देखो, जब बार बार ये तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, जब बार बार ये कैलकुलेशन कर रहे हो, तो देखो यहाँ पर 540 अपॉन 360 आ रहा है, 540 अपॉन 360 आ रहा है। तो क्या करना है कि इसको एक पूरा ही कर, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये 3/2 आ रहा है। 55 इंटू 3/2 नंबर आया इंग्लिश में, साइंस में 80 इंटू 3/2 नंबर आया। ठीक है, सोशल साइंस में 65 इंटू 3/2 नंबर आया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो अभी क्या है कि
द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स, मतलब 105 प्लस 135 कितना हो जाएगा बच्चों? 240 मार्क्स आ गया हिंदी और मैथ्स में। पूछ रहा है एक्सीड, एक्सीड मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय इंग्लिश एंड सोशल साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस में कितना नंबर आया? तो इंग्लिश में 55 इंटू 3/2 सही है ना, ठीक है, क्लियर। अभी 65 इंटू 3/2, तो ये कुल मिलाकर के कितना हो गया? 3/2 इंटू 65 प्लस 55, ठीक है बच्चों। तो 60 50 110, 5 5 और 120 हो गया, 3/2 गुना 120, तो ये 260 या 120, ये 180। इन दोनों को मिला करके कितना आ रहा है? 180 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 240 माइनस 180, तो इसका राइट आंसर है 60। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप सब लोगों को। देखा हम लोग कैसे यहाँ पर 3/2 से इंटू करके सब में काम कर सकते हैं, क्योंकि सब में 540/360 आ रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट स्कोर्ड 22.2%। अब देखिए परसेंट है और यहाँ डिग्री है, अपने को कंपैरिजन करना है। 22.2%, 22.2 बाई 100, ठीक है, ये बराबर होगा उसके उस डिग्री के बाई 360 के, ठीक है। अभी कितना डिग्री में रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने क्या बोला? प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर परसेंट, इसे ये अपने को कौन सा फॉर्मेट में दे रखा है? एंगुलर फॉर्मेट में दे रखा है। अगर मैं इसे परसेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो मैथ्स का 25% बनेगा, और क्या होगा? सब प्रोपोर्शनल रहेगा एक दूसरे से। 22.2% किसका रहेगा? तो पता नहीं किसका रहेगा, लेट कि एक्स का है, ठीक है। एक्स ये क्या है? एक्स ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो अभी यही काम करना है आपको, यही समझना है। 22%, 22.2% कहा जा रहा है, तो इतना बाई 100 इज इक्वल टू इतना डिग्री पता नहीं, तो x बाई 360, ठीक है बच्चों। 360 क्यों किया यहाँ पर डिवाइड? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल कितना है? 360 डिग्री। इसे ही कैलकुलेट कर लीजिए, x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 22.2 इंटू 360/100, इस तरीके से आएगा। तो 100 का 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो 360 22 क्या 22.2 360, 100 गया, 2 5 जा 10, 5 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, तो 22.2/5 इंटू 18। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 360/100 कितना होगा? 18/5 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप क्वेश्चंस करते रहोगे तो वहां से आसानी से और भी ट्रिक्स निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी समय कम है तो मैं उतना ज्यादा ट्रिक देकर के आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ। ये सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4.44 आ गया, 4.44 इंटू 18, ठीक है, 4.44। आप हो सकता है कि इससे आसान तरीके से कैलकुलेट कर सके। 8 4 जा 32 का 3, 8 4 जा 32, 3 35 का 5, 3 8 4 जा 32, 35, 4 1 जा 4 4 4, 2 9 9 7, क्या आ गया बच्चों? 79.92। तो ये लगभग 80 के बराबर है, तो 80 डिग्री, 80 डिग्री किसका है? साइंस का, ठीक है। 80 डिग्री किसका है? साइंस का। यही काम करना है सब में बच्चों, ये रेशियो को बराबर कर देना है। ये फंडा समझ में आ गया तो पाई चार्ट का आराम से सारा का सारा क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है, यही फंडा। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स, 105 मार्क्स आ रहा है, रेशियो फिर से लगाइए। 105 मार्क्स कितने में आ रहा है? हालांकि हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चन किया तो वहां से इसका आंसर मिल गया। 105 मार्क्स 540 में आ रहा है, तो ये x डिग्री बनाएगा 360 में, ठीक है। सोल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। आई होप इट इज 70। कितना आ रहा है बच्चों? 80 आ रहा है क्या? 70 आ रहा है। हिंदी हो गया, ठीक है। अभी इसे सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व कर सकते हैं? 5 से कर दो, हाँ ये 9 से लग जाएगा 6 बार में, ये 9 से लग जाएगा 4 बार में, 0 0 कट गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4,
3 से ये चला गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 50 35 into 2 कितना आ गया 70 डिग्री। हिंदी इज द राइट आंसर। रेशियो फिट करना है, रेशियो बराबर कर देना है, बस और कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चन में। रेशियो बराबर करना है, ढंग का रेशियो बराबर करना है, जो काम का है वही रेशियो बराबर करना है। 105 नंबर आ रहा है वो 540 में ना, पहले ही दे रखा है क्वेश्चन कि 540 में 105 आ रहा है, तो 105 540 में आ रहा है, तो 360 में कितना आए डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट। द मार्क्स obtained in the 3 subjects English, Science and Social Science are what percentage of total? टोटल का कितना परसेंट होगा? तो इंग्लिश में कितना है बच्चों 55, साइंस में कितना है 80, सोशल साइंस में कितना है 65। तीनों मिलाकर के कितना डिग्री बन रहा है 5 5 10 कैरी 1 8 6 14 5 19 1 20। 200 डिग्री कैप्चर कर रहा है इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस मिलाकर के। 200 डिग्री कितना में कैप्चर कर रहा है 360 में। ठीक है, अपने को क्या करना है, कितना परसेंट बनेगा, मतलब 100 में कितना बनेगा बटा 100 x बनेगा, x बनेगा। ठीक है, तो अभी इसे कैलकुलेट कर लेंगे, जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करें, 55 होल 5/9% आना चाहिए। क्लियर है सब बच्चों? कुछ रिप्लाई आ रहा है क्या? डी, वेरी गुड, वेरी गुड निखिलानंद, वेरी गुड। और पीछे आंसर किया है निखिल, सत्यम, आयुष, निशांत, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। 45 इज ग्रेटर देन x, आयुष, वेरी गुड, ऑल राइट, क्लियर है। नेक्स्ट, ये फंडा समझ में आना चाहिए, बस ये रेशियो बराबर करने वाला, ठीक है ना, इसी से काम होगा। एवरीबॉडी, मैं आपका रिप्लाई देख रहा हूं, आप लोग वैसे समझने पर ज्यादा फोकस करें, रिप्लाई करने का जरूरत नहीं है उतना। ओके, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स आर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्क्स? अभी देखो, मैथ्स में जितना नंबर आ रहा है वो टोटल का कितना परसेंट है, ठीक है, तो जितना परसेंट होगा रेशियो तो बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं कि x% है, तो x/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मैथ्स में कितना है 90/360 के बराबर हो जाएगा। ये 90 डिग्री बाई 360 के बराबर होगा, तो आई थिंक x इज इक्वल टू 25% हो जाएगा। ओके, वेरी गुड निखिल। वैसे भी देख 90 डिग्री तो अपना लविंग है, प्यारा है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से बहुत प्यार करना है। 90 डिग्री मतलब क्या होगा, चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट, ठीक है, तो फोर्थ पार्ट सीधा हो गया 25%। ठीक है, वैसे कुछ भी और रहेगा तो इस तरीके से अपने को जाना है। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड। द डिफरेंस ऑफ मार्क्स बिटवीन इंग्लिश एंड सोशल साइंस, इंग्लिश एंड सोशल साइंस, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इज सेम एज बिटवीन इंग्लिश और सोशल साइंस में कितना डिफरेंस है? अभी इंग्लिश में कितना मार्क्स आया, सोशल साइंस में कितना मार्क्स आया, ये निकालने मत बैठ जाना, ठीक है, बस देख लो डिफरेंस, देख लो। इंग्लिश और सोशल साइंस का 10 का डिफरेंस बन रहा है, तो 10 का डिफरेंस और किस में बन रहा है, तो हिंदी साइंस में बन रहा है, मैथ साइंस में बन रहा है। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, साइंस एंड हिंदी, ठीक है, मैथ साइंस तो है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, अभी ये ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। क्या मतलब हो गया इस बात का, पूछ रहा है इंग्लिश एंड सोशल साइंस, इंग्लिश 55 है, सोशल साइंस 65 है, 55 माइनस 65 कितना हुआ, -10, ठीक है, तो साइंस एंड हिंदी कितना हुआ, साइंस एंड हिंदी 80 माइनस 70 +10 आ रहा है, तो हिंदी एंड सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी, सोशल साइंस एंड साइंस। चलो फिर उसको इग्नोर किया है, उसको इग्नोर किया, लेकिन अगर दो ऑप्शन उस तरीके का है तो हम लोग ऑर्डर को भी चेक करेंगे। इसको लिखना चाहिए था, यहाँ पर क्वेश्चन को लिखना चाहिए था सोशल साइंस एंड इंग्लिश। ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड सत्यम, सत्यम आंसर सही किया है ए। द एग्रीगेट मार्क्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स एवरेज्ड ओवर द 5 स्टूडेंट। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये 5 स्टूडेंट का एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। ऑल राइट, मतलब सिंपल सी बात है कि ये 540 का ना एवरेज पूछ रहा है, 5 में कितना होगा, ठीक है। लैंग्वेज को आपको समझना है, लैंग्वेज को आपको समझना है। ऑल राइट, नथिंग, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, 540/5 है, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड,
नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए यहाँ पर दो पाई चार्ट है और क्लैरिटी बढ़ाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है यहाँ पर। द पाई चार्ट हियर डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन विजिटिंग यूके। इंडियन विजिटिंग यूके, ये लैंग्वेजेस में ज्यादा नहीं फंसना है लेकिन काम का जरूर समझ लेना है। वैसे इंडियंस का डाटा है जो कि यूके विजिट कर रहे हैं। यूके बोले तो यहाँ पर उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, ओके, क्योंकि इंडियंस विजिटिंग उत्तराखंड तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है। अभी इंडियंस विजिटिंग यूनाइटेड किंगडम तो ये सही लगेगा। फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स थे, महाराष्ट्र से कितना गया, बिहार से कितना गया, वेस्ट बंगाल से कितना गया, समथिंग लाइक दैट, ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, किसी खास साल में। assume that the age wise distribution data applies to all states and that, हाँ, assume that the age wise distribution data, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन डाटा अपने को यहाँ पर दे रखा है। मतलब जो लोग, जो इंडियंस यूके विजिट कर रहे हैं उसमें कुछ बूढ़े लोग हैं, कुछ 20 to 40 इयर्स जवान लोग हैं, कुछ बच्चे लोग हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो इसके बारे में बात की गई है यहाँ पे, ओके। तो अभी क्या करना है अपने को कि, तो क्या है बच्चों, ये 1 लाख इंडियंस विजिट कर रहे हैं यूके, 1 लाख इंडियंस विजिट कर रहे हैं यूके। कर्नाटका से 60% लोग जा रहे हैं, मतलब 60,000 कर्नाटका वाले जा रहे हैं यूके। महाराष्ट्र से 5% लोग जा रहे हैं, मतलब 5,000 महाराष्ट्र वाले जा रहे हैं यूके। 15% अदर स्टेट से जा रहे हैं, मतलब 15,000 लोग बाकी सारे स्टेट से जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल से 20% जा रहे हैं, मतलब 20,000 वेस्ट बंगाल से जा रहा है, ठीक है, 20,000, ऑलराइट। अभी क्या है कि वेस्ट बंगाल से 20 to 40 इयर्स वाले एज ग्रुप में 20% लोग हैं, मतलब 4,000 लोग हैं। कर्नाटका से 60,000 का 20%, महाराष्ट्र से 5,000 का 20% लोग 20 to 40। ये जो कह रहा है ना एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन डाटा अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स, तो ये वही बात है, ठीक है। अब इस पर ही अपने को क्वेश्चंस करना है। नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम कर्नाटका इन द एज ग्रुप 20 to 40 इयर्स। कर्नाटका 60,000 लोग का 20%, आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा 20% ऑफ 60,000। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर है। इसी तरीके के कुछ आसान क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड, नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम महाराष्ट्र बिलो द एज ऑफ 20 इयर्स। बिलो द एज ऑफ 20 इयर्स 60% लोग हैं। महाराष्ट्र से 5,000 लोग जा रहे हैं। 60% ऑफ 5,000 इज द आंसर। 60% ऑफ 5,000 इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। How many visitors were below 20 years of age? Below 20 years of age, but were neither from Karnataka, कर्नाटका से नहीं है, nor महाराष्ट्र, nor वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अदर 15%, 15,000 लोग का 60%, 60% ऑफ 15,000, 60% ऑफ 15,000, ऑल राइट, 60% ऑफ 15,000। How many visitors were below 20 years of age? Below 20 years of age, but were neither from Karnataka, कर्नाटका वाले नहीं, nor महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाले भी नहीं, और वेस्ट बंगाल वाले भी नहीं। तो बचा कौन? अदर स्टेट। अदर स्टेट का 15% है। टोटल विजिटर्स 1 लाख थे, 1 लाख का 15% कितना हो गया? 15,000। 15,000 का 60% कितना हो गया? 9,000। रेशियो ऑफ, रेशियो निकालना है। विजिटर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल बिलो 20 ईयर्स टू विजिटर फ्रॉम महाराष्ट्र अबव 40 इयर्स। तो महाराष्ट्र से 5,000 लोग, 40 इयर्स से अबव 20% ऑफ 5,000, ठीक है, ये बटा में आ जाएगा। ऊपर क्या रहेगा? वेस्ट बंगाल 20%, 20% मतलब 20,000 लोग, 20,000 कितने? 60% ऑफ 20,000। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडे। इसी तरीके के कुछ आसान क्वेश्चंस और हम लोग एक दो कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.